चैप्टर 96 लोटस 4। आज कौन सा हवा का झोंका तुम्हें यहाँ ले आया? ये किसी आउटसाइडर का काम नहीं है। अगर नहीं पता तो चुप रहो। एक पल के लिए मुझे इरिटेशन हुई, लेकिन सियो रान और सॉन्गजिन को देखकर जैसे दोनों एक दूसरे पर थोड़ा भरोसा कर रहे हों, मैं बस हल्का सा नॉड करता हूँ। फिर तो कंग्रेचुलेशंस सीनियर, मैं फिर से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। कोई बात नहीं। सियो रान को खुश देखकर लगता है मैंने सी ड्रैगन किंग का काम ठीक से पूरा किया। सियो रान मुस्कुराते हुए कहता है, सीनियर, अगर कभी आपको मेरी मदद चाहिए बस बुला लेना। ये सब आपकी वजह से है, इसलिए मैं आपकी 3 रिक्वेस्ट्स ज़रूर पूरी करूँगा, चाहे कुछ भी हो। तुम्हारी काइंडनेस के लिए शुक्रिया। सियो रान अलविदा कहकर चला जाता है। तब सॉन्गजिन थोड़ी रफ सी शक्ल के साथ मुझे देखकर बोलता है, सिंस तुमने मेरे डिसाइपल की मदद की है, एक मास्टर होने के नाते मैं तुम्हारा एहसान चुकाना चाहता हूँ। बताओ तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूँगा। 3 रिक्वेस्ट्स? सबसे पहले मैं अपने अपर दांतियन की तरफ इशारा करता हूँ। क्या आप मेरे अपर दांतियन पर लगा मेंटल रिस्ट्रेंट कर्स हटा सकते हैं? सॉन्गजिन मुझे देखकर पूछता है, ये कर्स किसने लगाया है? कहीं सी ड्रैगन किंग या कोई और हेवनली बीइंग तो नहीं? अगर हेवनली बीइंग का कर्स हुआ तो मैं नहीं हटा सकता। नहीं, एक कल्टिवेटर था, ब्लडवुड प्रैक्टिशनर युआन। आप जानते हैं? हाँ जानता हूँ। हेवन ट्रेडिंग डेजर्ट में रहने वाला कोर फॉर्मेशन कल्टिवेटर, सही? उसके पास एक अजीब सा धर्मा ट्रेजर था। पोटेंशियल कम होने की वजह से नेसन सोल तक नहीं पहुंच सका, इसलिए एलिक्सर से लाइफ एक्सटेंड करता था। अजीब धर्मा ट्रेजर? हाँ, एक काला कासल शेप्ड धर्मा ट्रेजर। नाम मुझे याद नहीं, लेकिन उस कासल के अंदर उसका ओनर अपने रेल्म से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। कोर फॉर्मेशन पीक हो तो नेसन सोल जैसी स्ट्रेंथ, अर्ली नेसन सोल हो तो मिड नेसन सोल हो तो लेट नेसन सोल। ये धर्मा ट्रेजर कोर फॉर्मेशन कल्टिवेटर्स के बीच काफ़ी फेमस था। मेरी स्पाइन में ठंडक सी दौड़ जाती है। अगर मैं पहले ही हेवन ट्रेडिंग डेजर्ट जाकर युआन से भिड़ गया होता, ब्लैक कासल के अंदर नेसन सोल की पावर के साथ युआन, वो मेरा सामना होता। अच्छा हुआ मैं नहीं गया। दिल से रिलीफ की सांस निकलती है और मैं पूछता हूँ, फिर हेवनली बीइंग सीनियर्स ऐसे ट्रेजर को क्यों नहीं चाहते? वो इसलिए। सॉन्गजिन टंग क्लिक करता है। हेवनली बीइंग से ऊपर वालों के लिए ये बेकार है। ऊपर से इस धर्मा ट्रेजर पर डेस्टिनी का बोझ होता है। असेंशन के ट्रायल्स और मुश्किल हो जाते हैं, इसलिए कोई इससे हाथ नहीं लगाता। हाँ, सुना है सी ड्रैगन किंग ने इस धर्मा ट्रेजर में अजीब इंटरेस्ट दिखाया था। क्या ब्लडवुड युआन ने सर्विंग कमांड पैलेस पर अटैक इसी ब्लैक कासल की वजह से किया था? मैं टॉपिक वापस लाता हूँ। एनीवे, मेंटल रिस्ट्रेंट कर्स युआन ने लगाया था। क्या आप इसे हटा सकते हैं? थोड़ा देखना पड़ेगा। मुझे अपनी कॉन्शियसनेस तुम्हारे अपर दांतियन में भेजनी होगी। ये कोई बहाना तो नहीं मेरे साथ कुछ करने का? ओए, मैं सिर्फ एक रेमनेंट सोल हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे इतना नीचा समझो। मैं उसे थोड़ी देर देखता हूँ, फिर कहता हूँ, क्या आप नेदर क्रॉसिंग शिप की कसम खा सकते हैं कि आप मुझे नुकसान नहीं पहुँचाएंगे? हाँ, मैं सॉन्गजिन नेदर क्रॉसिंग शिप की कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। अब सैटिस्फाइड? हाँ ठीक है। मैं सावधानी से अपना अपर दांतियन उसके लिए खोल देता हूँ। सॉन्गजिन की ठंडी कॉन्शियसनेस मेरी डोमेन ऑफ कॉन्शियसनेस में घुस जाती है। कुछ देर बाद उसकी कॉन्शियसनेस 5 एलिमेंट्स ब्लड कर्स बैनर को छूती हुई निकल जाती है। वापस आकर सॉन्गजिन कहता है, अगर मैं जिंदा होता तो शायद 1 महीने में हटा देता। तो मतलब? अब थोड़ा मुश्किल है। कर्स युआन ने लगाया था, नेसन सोल रेल्म के स्किल्स के साथ। मेरी करंट पावर के साथ इजी नहीं है। समझ गया। हाउएवर, सॉन्गजिन आर्म्स क्रॉस करता है। उसका चेहरा दोबारा स्केलेटल फॉर्म में बदल जाता है। मैं तुम्हें एक मेथड सिखा सकता हूँ जिससे तुम खुद इस कर्स को मास्टर कर सकते हो। स्लो होगा बट इफेक्टिव, और जब पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाए तो तुम इसे अपनी यूनिक टेक्निक बना सकते हो। इंटरेस्टिंग। कौन सा मेथड? इसका नाम है वन इमोशन मेथड। ये कॉन्शियसनेस टेक्निक है। तुम एक ही इमोशन पर फोकस करते हो,
एंडलेसली, उस इमोशन को समझते हो और अपने मेंटल रिस्ट्रेंट के साथ फ्यूज कर देते हो जब तक वो तुम्हारा ही हिस्सा न बन जाए। वुश! सॉन्गजिन नेदर क्रॉसिंग शिप का एक टूटा हुआ टुकड़ा फाड़कर उस पर वन इमोशन मेथड के सीक्रेट्स लिखकर मुझे दे देता है। लो, कोई ट्रिक नहीं है। और बाकी 2 रिक्वेस्ट्स? शुक्रिया। मैं मेथड को जल्दी से स्कैन करता हूँ, फिर कहता हूँ मुझे कल्टीवेशन मेथड चाहिए, पिछली बार जैसी रिक्वायरमेंट्स के साथ। डेवल लिजन टेराकोटा स्क्रॉल या सिलिका अर्थ ग्रेट वॉल प्रैक्टिस, कौन सा बेहतर होगा? थोड़ा सोचकर मैं डिसाइड करता हूँ। सिलिका अर्थ ग्रेट वॉल प्रैक्टिस। सिलिका अर्थ ग्रेट वॉल प्रैक्टिस? ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, तुम श्योर हो? कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मास्टर हो जाए तो ये ड्रैगन वेन्स मैनिपुलेट कर सकता है, ऑलमोस्ट अनमैच्ड पावर देता है। लेकिन एक कंडीशन है, तुम्हें उस जमीन को समझना होगा जहां तुम रूटेड हो। समझना मुश्किल है, और जैसे ही तुम अपनी जगह छोड़ते हो, पावर ड्रास्टिकली गिर जाती है। इसलिए लोग इसे हाफ यूजलेस कहते हैं। तो मतलब अगर मैं अपनी जगह पर ही रहूं, मेरी पावर काफ़ी बढ़ जाएगी। मैं अपनी पास्ट लाइफ याद करता हूँ, शैटर्ड हेवन पीक या सर्विंग कमांड पैलेस। मैं वैसे भी एक ही जगह स्टेशन रहने वाला हूँ, जैसे तुम चाहो। सॉन्गजिन मुझे सिलिका अर्थ ग्रेट वॉल प्रैक्टिस के सीक्रेट्स दे देता है। और आखिरी रिक्वेस्ट? मेरी आखिरी रिक्वेस्ट, मैं सियोरान की तरफ इशारा करता हूँ, बस इसे अच्छे से सिखाना, बस वही काफ़ी है। अच्छा, ये तो वैसे भी मेरा फ़र्ज़ है, इसलिए इस रिक्वेस्ट को वॉइड समझो और फ्यूचर में मैं तुम्हारा एक और एहसान चुकाऊंगा। धन्यवाद। मैं सॉन्गजिन को झुककर प्रणाम करता हूँ और खड़ा हो जाता हूँ। सियोरान का मैटर सॉल्व हो चुका है, वन इमोशन मेथड मिल चुकी है। लगता है 5 एलिमेंट्स ब्लड कर्स बैनर का इशू अगले 30-40 सालों में सॉल्व हो जाएगा। अब जो बचा है, किम योंग हुन की लाइफ एक्सटेंड करनी है। मैं युआन के स्पेल का फ्रेमवर्क याद करता हूँ। बेसिक आइडिया अब समझ में आ चुका है। पर क्या मैं इन सब डिटेल्स को एक नया स्पेल बनाकर लॉन्जेविटी फ्रूट को पका यानी राइपन कर सकता हूँ? सबसे पहले मुझे एक बहुत पावरफुल एनर्जी सोर्स चाहिए। एक ऐसा सोर्स जो युआन ली ने कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर से जो बाउंडलेस लाइफ एनर्जी अब्जॉर्ब की थी, उसके बराबर हो। एक ज़बरदस्त एनर्जी सोर्स। पर वो हो क्या सकता है? अचानक मेरा ध्यान नई मिली सिलिका अर्थ ग्रेट वॉल प्रैक्टिस पर जाता है। ये एक ऐसी कल्टीवेशन मेथड है जो आखिरकार ड्रैगन वेन्स पर कंट्रोल देने वाली है। ड्रैगन वेन्स। मैं सिलिका अर्थ ग्रेट वॉल प्रैक्टिस को गौर से देखने लगता हूँ। क्या मैं ड्रैगन वेन्स की इस भयंकर शक्ति को यूज़ करके युआन ली के स्पेल के साथ रिफाइन कर सकता हूँ और लॉन्जेविटी फ्रूट को राइपन कर सकता हूँ? जमीन के अंदर बह रही ये प्राकृतिक शक्ति शायद हजारों बल्कि 10,000 लोगों की लाइफ एनर्जी के बराबर हो। ऑफ कोर्स, ये थोड़ा ज़्यादा ही फैंटास्टिकल लगता है। ये सोच थोड़ी अनरियलिस्टिक लगती है। अगर इतना आसान होता तो इस दुनिया में डेविलिश क्लैन्स और ह्यूमन एलिक्सर्स की ज़रूरत ही क्यों पड़ती? लेकिन इस वक्त ऐसी फैंसीफुल सोच को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। मुझे नए रास्ते बनाने के लिए नामुमकिन लगने वाले कामों में भी इन्वेस्टमेंट करनी होगी, और उसके लिए मुझे चाहिए फॉर्मेशंस और नॉलेज, नया ज्ञान। और अगर बात फॉर्मेशंस के ज्ञान की है तो क्यूबिल्डिंग रियल्म के 3 महान लोग, मकली यूनरियो की एल्केमी, गोमियो छेनसेक के मैजिक आर्टिफैक्ट्स और छोंगमुन रियोंग की फॉर्मेशंस। मेरा फैसला हो जाता है, मुझे छोंगमुन रियोंग से मिलना होगा। सॉन्गजिन से सिलिका अर्थ ग्रेट वॉल प्रैक्टिस लेने के बाद मैं ब्लैकविंड सी छोड़कर वहां जाता हूं जहां किम योंग हुन मेरा इंतजार कर रहा था। तुम तो इन कुछ दिनों में और भी ज्यादा ग्रो कर गए हो। किम योंग हुन पहले ही 5 एनर्जीज कन्वर्जिंग टू दी ओरिजिन के और करीब पहुंच चुका था। बिल्कुल, वो मुस्कुराकर कहता है। यहाँ की लैंग्वेज ना समझने की वजह से मैं लोगों के इंटेंट पढ़ने पर ज़्यादा फोकस कर रहा था। इसी वजह से मेरी 3 फ्लावर्स गैदर एट द समिट वाली अंडरस्टैंडिंग और डीपन हो गई है। उसकी ग्रोथ स्पीड देखकर मैं सच में हैरान रह जाता हूँ। मैंने 5 एनर्जीज कन्वर्जिंग टू दी ओरिजिन का कॉन्सेप्ट उसे काफ़ी सिंपल बनाकर समझाया था, फिर भी वो लगभग उस रियल्म के पास पहुँच चुका है।
शायद ये एक्सपेक्टेड से भी जल्दी उस रियल में पहुंच जाए। थोड़ी देर सोचने के बाद मैं उससे कहता हूँ, किम ह्योंग, क्यों ना हम अब यहीं अलग हो जाएं? क्या? अचानक ऐसा क्यों कह रहे हो? किम ह्योंग, जितना मैं देख पा रहा हूँ, तुम तब ज़्यादा फास्ट ग्रो करते हो जब खुद सीखकर दुनिया में अप्लाई करते हो, ना कि सिर्फ मेरी सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशंस फॉलो करते हुए। मैंने तुम्हें 5 एनर्जीज कन्वर्जिंग टू द ओरिजिन से रिलेटेड सब कुछ सिखा दिया है, अल्टीमेट पिनिकल और बियॉन्ड द पाथ टू हेवन तक। हाँ, ये बात तो सही है। तो फिर अब क्यों ना तुम खुद इस दुनिया में बियॉन्ड द पाथ टू हेवन तक पहुंचने की कोशिश करो? उसकी नेचर देखते हुए मुझे लगता है कि वो दुनिया से डायरेक्टली टकराकर ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेगा, बजाय मेरे पीछे चलने के। शुरू में वो थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन मेरी बार बार समझाने के बाद आखिरकार वो नोट करता है। हम दोनों अलग हो जाते हैं। जाते जाते मैं उसे माकली जंग को बाद में एलिमिनेट करने के लिए कह देता हूँ। उसके बाद मैं यानगुओ छोड़कर ब्योक्रा के छोंगमुन क्लैन की तरफ निकल पड़ता हूँ। अगर मैं सीधा छोंगमुन क्लैन के मेन हाउस चला गया तो उन्हें काफ़ी सरप्राइज मिलेगा। जनरली कल्टिवेटिंग क्लैन्स के मेन हाउसेस उन लोगों को पता होते हैं जिन्हें पता होना चाहिए, लेकिन ऑफिशियली वो एक सीक्रेट होते हैं। कोर फॉर्मेशन रियल्म या उससे ऊपर के कल्टिवेटर्स जैसे क्लैन हेड्स या कोर फॉर्मेशन एल्डर्स अगर किसी और क्लैन के मेन हाउस जाएं तो उसे रूड नहीं माना जाता, लेकिन सिर्फ क्यू बिल्डिंग लेवल के एल्डर्स के लिए एटिकेट ये होता है कि पहले क्लैन के टेरिटरी से गुजरना पड़ता है जब तक क्लैन हेड से डायरेक्ट इन्विटेशन ना हो। वैसे तो मेरी एक्चुअल स्ट्रेंथ कोर फॉर्मेशन की है, लेकिन आउटवर्डली मैं सिर्फ क्यू बिल्डिंग के शुरुआती स्टेज पर दिखता हूँ, इसलिए मैं रूल्स फॉलो करने का फैसला करता हूँ। थर्ड, मैं छोंगमुन क्लैन के टेरिटरी में जाकर उस फॉर्मेशन पर एक स्पेल डालता हूँ जो पूरी जगह को कवर किए हुए है। मेरी प्योर स्पिरिचुअल फोर्स फॉर्मेशन से इंटरैक्ट करती है और थोड़ी ही देर में क्यू रिफाइनिंग 12th स्टार का एक कल्टिवेटर बाहर निकल कर आता है। मैं छोंगमुन क्लैन का छोंगमुन जॉन हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन से क्लैन के कौन से सीनियर हैं? मैं जवाब देता हूँ, मैं एक वॉन्डरिंग कल्टिवेटर हूँ। मैंने सुना है कि आपके एस्टीम्ड क्लैन में क्यू बिल्डिंग लेवल के एक कल्टिवेटर हैं, छोंगमुन रियोंग, जो फॉर्मेशंस के एक्सपर्ट हैं। मैं उनसे एक मैटर पर कंसल्ट करना चाहता हूँ। आप एल्डर से मिलने आए हैं? कृपया थोड़ी देर रुकिए, मैं टेरिटरी के एल्डर्स को इन्फॉर्म करता हूँ। वो अपनी पॉकेट से कम्युनिकेशन डिवाइस निकालता है, उसमें स्पिरिचुअल पावर इन्फ्यूज़ करता है और मेरी विजिट का रीज़न बता देता है। थोड़ी देर बाद टेरिटरी के अंदर से एक क्यू बिल्डिंग कल्टिवेटर निकल कर आता है और मुझे वेलकम करता है। हाँ, मेरा नाम छोंगमुन दान है। बिल्कुल छोंगमुन क्लैन का कल्टिवेटर, एक मस्कुलर जायंट। वो मुझे अपने रेजिडेंस तक ले जाता है। छोंगमुन क्लैन आने के लिए धन्यवाद। मैंने सुना है आप छोंगमुन रियोंग ह्यांग से मिलना चाहते हैं, फॉर्मेशंस के बारे में बात करने के लिए। हाँ, क्या आप अपना नाम जान सकते हैं? मेरा नाम स यून ह्योन है, मुझे बस कल्टिवेटर स कह सकते हैं। समझ गया, कल्टिवेटर स। हाँ, हमें गर्व है कि कल्टिवेटर सर जैसा टैलेंट फॉर्मेशंस के लिए हमारे यंग से कंसल्ट करने आया है। पहले मेन हाउस को इन्फॉर्म कर देता हूँ, तब तक चलिए चाय पीते हुए इंतज़ार करते हैं। छोंगमुन दान मुझे एक क्यू बिल्डिंग कल्टिवेटर को बिल्कुल इक्वल गेस्ट की तरह ट्रीट करता है। हम चाय पीते हुए बातें करते हैं। कल्टिवेशन टेक्निक्स पर ज़्यादा बात नहीं होती, लेकिन छोंगमुन क्लैन एक मार्शल क्लैन है जो डाओ ऑफ कॉम्बैट को फॉलो करता है। इसलिए हम अपने अपने बैटल एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं और बातचीत काफ़ी लाइवली हो जाती है। कुछ दिनों बाद मुझे छोंगमुन क्लैन के मेन हाउस में इनवाइट किया जाता है। आखिरकार मेरी मुलाकात होती है छोंगमुन रियोंग से। छोंगमुन क्लैन का मेन हाउस, एक गेस्ट रूम के अंदर। स्लाइडिंग डोर खुलती है। एक सख्त चेहरे वाला बुढ़ा जिसकी दाढ़ी बकरी जैसी है अंदर आता है। मैं तुरंत खड़ा होकर रिस्पेक्टफुल ग्रीटिंग देता हूँ। मैं काफ़ी टाइम से आपकी रेपुटेशन के बारे में सुन रहा हूँ। फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं, हम दोनों एक ही रियल्म के कल्टिवेटर्स हैं। वो थोड़ा रुक कर कहता है, मैं तुम्हें कल्टिवेटर स बुलाऊंगा, तुम मुझे बस कल्टिवेटर छोंगमुन कह सकते हो। अपने पास्ट मास्टर को, जो अब कल्टिवेटर छोंगमुन बन चुका है, देखकर मैं अजीब सी एक्सप्रेशन के साथ बोलता हूँ,
न मुस्कुरा पा रहा हूँ, न रोया जा रहा है। समझ गया, कल्टीवेटर चोंगमुन। मेरा मास्टर अब मेरे सामने कल्टीवेटर चोंगमुन के रूप में खड़ा है। पर क्या मैं इन सब डिटेल्स को एक नया स्पेल बनाकर लॉन्जेविटी फ्रूट को पक्का कर सकता हूँ? सबसे पहले मुझे एक बहुत पावरफुल एनर्जी सोर्स चाहिए। एक ऐसा सोर्स जो युआन ली ने कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर से जो बाउंडलेस लाइफ एनर्जी अब्जॉर्ब की थी, उसके बराबर हो। एक जबरदस्त एनर्जी सोर्स। पर वो हो क्या सकता है? अचानक मेरा ध्यान नई मिली सिलिका अर्थ ग्रेट वॉल प्रैक्टिस पर जाता है। ये एक ऐसी कल्टीवेशन मेथड है जो आखिरकार ड्रैगन वेन्स पर कंट्रोल देने वाली है। ड्रैगन वेन्स। मैं सिलिका अर्थ ग्रेट वॉल प्रैक्टिस को गौर से देखने लगता हूँ। क्या मैं ड्रैगन वेन्स की इस भयंकर शक्ति को यूज करके युआन ली के स्पेल के साथ रिफाइन कर सकता हूँ और लॉन्जेविटी फ्रूट को राइपन कर सकता हूँ? जमीन के अंदर बह रही ये प्राकृतिक शक्ति शायद हजारों बल्कि 10,000 लोगों की लाइफ एनर्जी के बराबर हो। ऑफ कोर्स ये थोड़ा ज्यादा ही फैंटास्टिकल है। ये सोच थोड़ी अनरियलिस्टिक लगती है। अगर इतना आसान होता तो इस दुनिया में डेविलिश क्लैन्स और ह्यूमन एलिक्सर्स की जरूरत ही क्यों पड़ती? लेकिन इस वक्त ऐसी फैंसीफुल सोच को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। मुझे नए रास्ते बनाने के लिए नामुमकिन लगने वाले कामों में भी इन्वेस्टमेंट करनी होगी, और उसके लिए मुझे चाहिए फॉर्मेशंस और नॉलेज, नया ज्ञान। और अगर बात फॉर्मेशंस के ज्ञान की है तो की बिल्डिंग रेल्म के 3 महान लोग, मकली यून रियो की एल्केमी, गोमियो च्योन सेक के मैजिक आर्टिफैक्ट्स और चोंगमुन रियोंग की फॉर्मेशंस। मेरा फैसला हो जाता है, मुझे चोंगमुन रियोंग से मिलना होगा। सोंगजिन से सिलिका अर्थ ग्रेट वॉल प्रैक्टिस लेने के बाद मैं ब्लैक विंड सी छोड़कर वहां जाता हूं जहां किम योंग हुन मेरा इंतजार कर रहा था। तुम तो इन कुछ दिनों में और भी ज्यादा ग्रो कर गए हो। किम योंग हुन पहले ही 5 एनर्जीज कन्वर्जिंग टू द ओरिजिन के और करीब पहुंच चुका था। बिल्कुल, वो मुस्कुराकर कहता है। यहाँ की लैंग्वेज ना समझने की वजह से मैं लोगों के इंटेंट पढ़ने पर ज्यादा फोकस कर रहा था। इसी वजह से मेरी 3 फ्लावर्स गैदर एट द समिट वाली अंडरस्टैंडिंग और डीपन हो गई है। उसकी ग्रोथ स्पीड देखकर मैं सच में हैरान रह जाता हूँ। मैंने 5 एनर्जीज कन्वर्जिंग टू द ओरिजिन का कॉन्सेप्ट उसे काफी सिंपल बनाकर समझाया था, फिर भी वो लगभग उस रेल्म के पास पहुंच चुका है। शायद ये एक्सपेक्टेड से भी जल्दी उस रेल्म में पहुंच जाए। थोड़ी देर सोचने के बाद मैं उससे कहता हूँ, किम ह्योंग, क्यों ना हम अब यहीं अलग हो जाएं? क्या? अचानक ऐसा क्यों कह रहे हैं? किम ह्योंग, जितना मैं देख पा रहा हूँ तुम तब ज्यादा फास्ट ग्रो करते हो जब खुद सीखकर दुनिया में अप्लाई करते हो, ना कि सिर्फ मेरी सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशंस फॉलो करते हुए। मैं तुम्हें 5 एनर्जीज कन्वर्जिंग टू द ओरिजिन से रिलेटेड सब कुछ सिखा चुका हूँ, अल्टीमेट पिनिकल और बियॉन्ड द पाथ टू हेवन तक। हाँ, ये बात तो सही है। तो फिर अब क्यों ना तुम खुद इस दुनिया में बियॉन्ड द पाथ टू हेवन तक पहुंचने की कोशिश करो? उसकी नेचर देखते हुए मुझे लगता है कि वो दुनिया से डायरेक्टली टकराकर ज्यादा तेजी से ग्रो करेगा, बजाय मेरे पीछे चलने के। शुरू में वो थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन मेरी बार बार समझाने के बाद आखिरकार वो नॉट करता है। हम दोनों अलग हो जाते हैं। जाते जाते मैं उससे मकली जंग को बाद में एलिमिनेट करने के लिए कह देता हूँ। उसके बाद मैं यांगुओ छोड़कर बियोक्रा के चोंगमुन क्लैन की तरफ निकल पड़ता हूँ। अगर मैं सीधा चोंगमुन क्लैन के मेन हाउस चला गया तो उन्हें काफ़ी सरप्राइज मिलेगा। जनरली कल्टिवेटिंग क्लैन्स के मेन हाउसेस उन लोगों को पता होते हैं जिन्हें पता होना चाहिए, लेकिन ऑफिशियली वो एक सीक्रेट होते हैं। कोर फॉर्मेशन रेल्म या उससे ऊपर के कल्टिवेटर्स जैसे क्लैन हेड्स या कोर फॉर्मेशन एल्डर्स अगर किसी और क्लैन के मेन हाउस जाएं तो उसे रूड नहीं माना जाता, लेकिन सिर्फ की बिल्डिंग लेवल के एल्डर्स के लिए एटिकेट ये है कि पहले क्लैन की टेरिटरी से गुजरना पड़ता है, जब तक क्लैन हेड से डायरेक्ट इन्विटेशन ना हो। वैसे तो मेरी एक्चुअल स्ट्रेंथ कोर फॉर्मेशन की है, लेकिन आउटवर्डली मैं सिर्फ की बिल्डिंग के शुरुआती स्टेज पर दिखता हूँ, इसलिए मैं रूल्स फॉलो करने का फैसला करता हूँ। थर्ड,
मैं चोंगमून क्लैन की टेरिटरी में जाकर उस फॉर्मेशन पर एक स्पेल डालता हूँ जो पूरी जगह को कवर किए हुए है। मेरी प्योर स्पिरिचुअल फोर्स फॉर्मेशन से इंटरैक्ट करती है और थोड़ी देर में की रिफाइनिंग 12th स्टार का एक कल्टिवेटर बाहर निकलकर आता है और मुझसे पूछता है, मैं चोंगमून क्लैन का चोंगमून जॉन हूँ, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन से क्लैन के कौन से सीनियर हैं? मैं एक वॉन्डरिंग कल्टिवेटर हूँ। मैंने सुना है कि आपके एस्टीम्ड क्लैन में की बिल्डिंग लेवल के एक कल्टिवेटर है चोंगमून रियोंग, जो फॉर्मेशंस के एक्सपर्ट हैं। मैं उनसे एक मैटर कंसल्ट करना चाहता हूँ। आप एल्डर से मिलने आए हैं। कृपया थोड़ी देर रुकिए, मैं टेरिटरी के एल्डर्स को इन्फॉर्म करता हूँ। वो अपनी पॉकेट से एक कम्युनिकेशन डिवाइस निकालता है, उसमें स्पिरिचुअल पावर इन्फ्यूज करता है और मेरी विजिट का रीज़न बता देता है। कुछ देर बाद टेरिटरी के अंदर से एक की बिल्डिंग कल्टिवेटर बाहर निकलकर आता है और मुझे वेलकम करता है। मेरा नाम चोंगमून दान है, बिल्कुल चोंगमून क्लैन के कल्टिवेटर जैसा, एक मस्कुलर जायंट। वो मुझे अपने रेजिडेंस तक ले जाता है। चोंगमून क्लैन आने के लिए धन्यवाद। मैंने सुना है आप चोंगमून रियोंग ह्यूंग से मिलना चाहते हैं, फॉर्मेशंस के बारे में बात करने के लिए। हाँ, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम सर ऊन ह्यून है, मुझे बस कल्टिवेटर सर कह सकते हैं। समझ गया, कल्टिवेटर सर। हाँ, हमें गर्व है कि कल्टिवेटर सर जैसा टैलेंट फॉर्मेशंस के लिए हमारे ह्यूंग से कंसल्ट करने आया है। पहले मेन हाउस को इन्फॉर्म कर देता हूँ, तब तक चलिए चाय पीते हुए इंतजार करते हैं। चोंगमून दान मुझे एक की बिल्डिंग कल्टिवेटर को बिल्कुल इक्वल गेस्ट की तरह ट्रीट करता है। हम चाय पीते हुए बातें करते हैं। कल्टिवेशन टेक्निक्स पर ज़्यादा बात नहीं होती, लेकिन चोंगमून क्लैन एक मार्शल क्लैन है जो दाओ ऑफ कॉम्बैट को फॉलो करता है। इसलिए हम अपने अपने बैटल एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं और बातचीत काफ़ी लाइवली हो जाती है। कुछ दिन बाद मुझे चोंगमून क्लैन के मेन हाउस में इनवाइट किया जाता है। आखिरकार मेरी मुलाकात होती है चोंगमून रियोंग से। चोंगमून क्लैन का मेन हाउस, एक गेस्ट रूम के अंदर। स्लाइडिंग डोर खुलती है। एक सख्त चेहरे वाला बूढ़ा जिसकी दाढ़ी बकरी जैसी है अंदर आता है। मैं तुरंत खड़े होकर रिस्पेक्टफुल ग्रीटिंग देता हूँ। मैं काफ़ी टाइम से आपकी रेपुटेशन के बारे में सुन रहा हूँ। फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं, हम दोनों एक ही रेल्म के कल्टिवेटर्स हैं। ये कहकर वो थोड़ा रुकता है और कहता है, मैं तुम्हें कल्टिवेटर सर बुलाऊंगा, तुम मुझे बस कल्टिवेटर चोंगमून कह सकते हो। अपने पास्ट मास्टर को, जो अब कल्टिवेटर चोंगमून बन चुका है, देखकर मैं अजीब सी एक्सप्रेशन के साथ बोलता हूँ। न मुस्कुरा पा रहा हूँ, न रोया जा रहा है। समझ गया, कल्टिवेटर चोंगमून। मेरा मास्टर अब मेरे सामने कल्टिवेटर चोंगमून के रूप में खड़ा है। चैप्टर 97 लोटस 5। क्या कुछ अनकंफर्टेबल लग रहा है? नहीं, कल्टिवेटर चोंगमून, आपकी मेहमान नवाजी के लिए धन्यवाद। मैं अपनी इमोशंस छुपाकर चोंगमून रियोंग का सामना करता हूँ। वो थोड़ा कंफ्यूज दिखता है, लेकिन और कुछ पूछता नहीं और अपनी जगह पर बैठ जाता है। मैं भी बैठ जाता हूँ। मैंने सुना है तुम मुझसे फॉर्मेशंस पर डिस्कशन करने आए हो? जी हाँ, कल मैं एक नेसेंट सोल कल्टिवेटर का यूज़ किया हुआ स्पेल देखा था। उसके फ्रेमवर्क पर बेस्ड एक फॉर्मेशन बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपसे, जो फॉर्मेशंस की एक्सपर्ट है, कंसल्ट करने आया हूँ। वो फॉर्मेशन दिखा सकते हो? मैं अपने प्लान्ड फॉर्मेशन का डिज़ाइन उसके सामने रख देता हूँ। चोंगमून रियोंग कुछ देर तक उसे ध्यान से देखता रहता है, फिर कहता है, तो ये एक ऐसी फॉर्मेशन है जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करके उसे लाइफ फोर्स में बदलती है और फिर हेवन एंड अर्थ स्पिरिचुअल प्लान्स की ग्रोथ को एक्सेलरेट करती है, सही? बिल्कुल। ये काफ़ी इनएफिशिएंट है। डेविल पाथ के फिल्थी मेथड से लाइफ फोर्स रिफाइन करके सीधा डालना ज़्यादा फास्ट होता। तुम्हें लगता है ऐसी फॉर्मेशन कभी डेवलप क्यों नहीं हुई? चाहे तुम बेवकूफ़ों जैसी स्पिरिचुअल एनर्जी झोंक दो, स्पिरिचुअल प्लान्स की ग्रोथ फिर भी स्लो ही रहेगी। ये मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या सच में कोई तरीका नहीं? वो फॉर्मेशन को फिर से देखने के बाद मेरी तरफ देखता है। कल्टिवेटर सेओ, मुझे नहीं लगता तुम इतनी फूलिश फॉर्मेशन स्ट्रक्चर के साथ सिर्फ ऐसे ही आए हो। तुम्हारे पास कोई और इन्फो होगी जिसके लिए तुम मेरी मदद चाहते हो, है ना?
मैं नोट करता हूँ और अपने सामान में से एक और किताब निकालता हूँ। ये किताब लॉन्जेविटी ट्री और लॉन्जेविटी फ्रूट के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करती है। मैंने जिस हेवन एंड अर्थ स्पिरिचुअल प्लांट की ग्रोथ एक्सेलरेट करनी है, उस पर काफ़ी डिटेल्ड रिसर्च की है। उस प्लांट की स्पीशीज़, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन, आसपास के ड्रैगन वेन्स की कंडीशन और उस एरिया की यूनिकनेस, सब कुछ। मुझे उस प्लांट का करंट स्टेट भी पता है। अभी वो ब्लूम होने ही वाली है और फ्रूट देने वाली है। नेचुरली उसे पूरी तरह राइपन होने में कुछ 100 साल लगेंगे। मैं चाहता हूँ कि फॉर्मेशन यूज़ करके इस राइपनिंग पीरियड को कुछ 100 साल कम किया जाए। वो किताब को ध्यान से देखता है, अपनी दाढ़ी सहलाते हुए। अगर ऐसा है तो एक ऐसी फॉर्मेशन जो सिर्फ इसी स्पेसिफिक स्पिरिचुअल प्लांट पर अप्लाई हो और कुछ 100 सालों की ग्रोथ को एक्सेलरेट करे। अचानक किताब देखते हुए उसका शरीर हल्का सा कांप जाता है। हाँ, लॉन्जेविटी फ्रूट, सिर्फ एक फ्रूट जिंदगी के 100 साल बढ़ा सकता है। जी हाँ, मुझे ये बात क्लैन हेड को बतानी होगी। ऐसी स्पिरिचुअल प्लांट जो इतनी ज़्यादा लाइफ स्पैन एक्सटेंड करे, ये एक बहुत बड़ा ट्रेजर है, खासकर कोर फॉर्मेशन क्लैन हेड के लिए। और अब जब असेंशन गेट खुल चुका है और कई हेवनली बीइंग कल्टिवेटर्स असेंड हो चुके हैं, शायद मैं क्लैन हेड से सपोर्ट भी ले सकता हूँ। वो मुझसे किताब और फॉर्मेशन के बारे में सवाल पर सवाल पूछता रहता है। इस तरह बात करते करते पूरी रात निकल जाती है। सुबह हो गई। कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, काफ़ी टाइम बाद इतना मज़ा आया, लेकिन अब मुझे क्लैन हेड को रिपोर्ट करना होगा, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। डाओइस्ट सेओ, जितने की बिल्डिंग कल्टीवेटर से मैं मिला हूँ, तुम में सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल हो और तुम्हारी कल्टीवेशन पर अंडरस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग है। सच कहूँ, जब तुमने पहले वो नॉनसेंसिकल फॉर्मेशन स्ट्रक्चर दिखाया था, मुझे लगा तुम पागल हो, लेकिन तुम्हारी वजह से मैंने भी काफ़ी कुछ सीखा। नहीं डाओइस्ट चोंगमुन, मैंने आपसे ज़्यादा सीखा है। डाओइस्ट, ये एक ऐसा निकनेम होता है जो इक्वल स्टैंडिंग के और क्लोज कल्टिवेटर्स के बीच यूज़ होता है। लगता है पूरी रात बात करने के बाद वो मुझे पसंद करने लगा था और कभी न कभी उसने मुझे डाओइस्ट सेओ कहना शुरू कर दिया था। ये बेवकूफ़ डिसाइटल, कल्टिवेटर सेओ, डाओइस्ट सेओ। समय के साथ मेरा टाइटल बदलता जा रहा है। क्या किसी दिन चोंगमुन रियोंग के मुंह से सीनियर शब्द भी निकलेगा? जब मैं चोंगमुन रियोंग को विदा करता हूँ, मेरे दिल में एक अजीब सी बिटर स्वीट फीलिंग रह जाती है। जैसे जैसे मैं पावरफुल होता जा रहा हूँ, मैं फेट को पार कर सकता हूँ, नए मिरेकल्स और बदलाव देख सकता हूँ। लेकिन फिर भी लगता है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बदलनी नहीं चाहिए। मैं उस दिन से डरता हूँ जब चोंगमुन रियोंग के मुंह से सीनियर निकलेगा। हाँ, कल्टिवेटर से हो? क्या रियोंग योंग से अच्छी बात हुई? कल्टिवेटर चोंगमुन डान। चोंगमुन डान, जिसने मुझे मेन हाउस तक लीड किया था, मेरे पास आकर मुझसे पूछता है। काफ़ी टाइम बाद मैंने रियोंग यांग को इतना खुश बात करते देखा। वो हमेशा कंप्लेन करता रहता है कि चोंगमुन क्लान में सिर्फ मसल हेड्स ही भरे पड़े हैं। लगता है काफ़ी टाइम बाद उसे सच में मज़ा आया। मैं तो बस कल्टिवेटर चोंगमुन से सवाल पूछ रहा था। सही सवाल पूछना कोई छोटी बात नहीं होती। कल्टिवेटर चोंगमुन रियोंग हमेशा दूसरे की बिल्डिंग एल्डर्स की इग्नोरेंस पर गुस्सा करते रहते हैं। कल रात तुम दोनों की बात सुनकर पहली बार मैंने उसकी यूजुअल चुभन नहीं देखी। सचमुच कल्टिवेटर सेओ का नॉलेज काबिले तारीफ है। आप बहुत मेहरबानी से कह रहे हैं। बस मेरे मास्टर ने मुझे अच्छा सिखाया है। मैं गले के अंदर की कड़वाहट निगलकर ज़बरदस्ती मुस्कुरा देता हूँ। अच्छा, क्या मैं आपके मास्टर का नाम पूछ सकता हूँ? माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं अपने मास्टर का नाम बताना नहीं चाहता। समझ गया। तुम काफ़ी यंग लगते हो। काश हमारे क्लैन के आधे जवान भी कल्टिवेटर सेओ जैसे होते। चोंगमुन दान गहरी सांस लेता है और बताता है कि कैसे आजकल की जनरेशन सिर्फ इजी सक्सेस और औरतों के पीछे भाग रही है और उसे कैसे सबको इकट्ठा करके डिसिप्लिन सिखाना चाहिए। थोड़ी इधर-उधर की बातें करने के बाद चोंगमुन दान मुझे देखकर पूछता है, तो क्या कहते हो कल्टिवेटर सेओ, अगर तुम्हारे जैसे नॉलेज वाले लोग हमारे क्लैन के यंग मेंबर्स को लेक्चर दें? ये असल में मुझे चोंगमुन क्लैन ज्वाइन करने का ऑफ़र था और ये एक रिस्पेक्टफुल प्रपोजल था, ना कि किसी इक्वल को ज़बरदस्ती सन इन लॉ बनाने जैसा रिडिक्युलस काम।
दरअसल किसी एक जगह से बंध जाना मेरी नेचर के खिलाफ है। ये सच में अफसोस की बात है। तुम्हारी कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग है। काश मेरे डिसेंडेंट्स तुमसे कुछ सीख पाते। लगता है च्योंगमुन क्लैन के यंग जनरेशन से आप काफ़ी परेशान हैं। मुझे स्पिरिट पाथ कॉन्फ्रेंस के दौरान मिले च्योंगमुन क्लैन के भाई बहन याद आ जाते हैं, जो बिना सोचे समझे मुक्के चला रहे थे। अगर क्लैन के सारे यंग मेंबर्स वैसे ही हैं, तो एल्डर्स के लिए ये सच में हेडेक होगा। परेशान कम, गुस्सा ज़्यादा आता है। नहीं, गुस्सा भी नहीं, ये इन्फ्यूरिएटिंग है। अजीब अफवाहों के चक्कर में कल्टीवेशन छोड़कर औरतों के पीछे भागते रहते हैं। औरतों के पीछे? च्योंगमुन डैन गुस्से में अपना सीना पीट देता है। सब उस मैड लॉर्ड की वजह से है। डैम इट। असेंशन गेट से पहले जब सबने उसे दुनिया भर में घूमते देखा था, तब से लोग मान बैठे हैं कि उससे जुड़ी हर चीज़ इनहेरेंटली अच्छी होगी। इसी वजह से कुछ लोग अंधाधुंध उसका फॉलो कर रहे हैं। उनमें सबसे ज़्यादा ट्रबलसम है ब्याक क्लैन का टॉप एयर, वो कमीना। की बिल्डिंग तक पहुंच गया है, फिर भी बिल्कुल शर्मनाक हरकतें करता है। च्योंगमुन क्लैन के मासूम बच्चों को भी अपने साथ औरतों के पीछे भगा ले जाता है। च्योंगमुन डैन गुस्से में फिर से अपना सीना पीट देता है। ज़रा डिटेल में बताइएगा, आखिर हुआ क्या है? लगता था वो अंदर ही अंदर भरा हुआ था और बस किसी को अपनी भड़ास निकालनी थी। बस सुनो, ब्योक क्लैन का ब्योक मुनसोंग एक दिन ब्योकरा में उसने एक कल्टीवेटर को ढूंढ निकाला जिसमें मैड लॉर्ड जैसी ही क्वालिटीज थी, एक हेवनली बीइंग कल्टीवेटर के जैसे। क्या? मैं शॉक में उसे देखता हूँ। मैड लॉर्ड जैसी क्वालिटीज? हाँ, बिल्कुल उस पागल बुढ़े जैसी क्वालिटीज। इसी वजह से सिर्फ च्योंगमुन, ब्योक और गोंगम्यो क्लैन ही नहीं, बल्कि दूसरे देशों के कल्टीवेटर्स ने भी इंटरेस्ट दिखाया। लेकिन बाद में पता चला कि भले ही उस कल्टीवेटर में मैड लॉर्ड जैसी क्वालिटीज हैं, पर उनका लेवल मैड लॉर्ड के मुकाबले काफी कम है। कौन सी क्वालिटीज? च्योंगमुन दान मुझे थोड़ा अजीब सा देखकर पूछता है, तुम मैड लॉर्ड की क्वालिटीज के बारे में नहीं जानते? मैड लॉर्ड पैदा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी पैटर्न लॉर्ड टैलेंट के साथ हुआ था। जिन लोगों के पास ये टैलेंट होता है, उनमें मैजिक आर्टिफैक्ट्स, फॉर्मेशंस, पपेट्स और ऐसी चीज़ें बनाने की नेचुरल एबिलिटी होती है। जब वो क्रिएशन पे ध्यान लगाते हैं, तो उनकी स्किन पर अजीब से पैटर्न्स उभर आते हैं। इन पैटर्न्स के रंग उनका रैंक डिसाइड करते हैं, 7 पैटर्न से लेकर 1 पैटर्न तक। जितने ज़्यादा रंग, उतना ज़्यादा इम्प्योर और यूजलेस टैलेंट, और जितने कम रंग, उतना ही ज्यादा प्योर और इनेट टैलेंट। काफी यूनिक एबिलिटी है। वो आगे समझाता है, सच्चा टैलेंट 1 पैटर्न से 3 पैटर्न तक होता है। 4 पैटर्न और 5 पैटर्न बस एवरेज होते हैं, और 6 पैटर्न या 7 पैटर्न तो लगभग क्रिएशन के लिए यूजलेस ही होते हैं। मैं ध्यान से उसकी बात सुनता हूँ। लेकिन ब्योक मुनसोंग को जो कल्टीवेटर मिली, वो सिर्फ 4 पैटर्न एक्स्ट्रॉर्डिनरी पैटर्न लॉ टैलेंट थी। उसने एक एवरेज टैलेंट को मैड लॉर्ड जैसा बताकर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। बोला कि अगर इस इंसान को क्लैन के अंडर ला लिया तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। इसी बहाने उसने सिर्फ अपने क्लैन के नहीं, बल्कि च्योंगमुन और गोंगम्यो क्लैन के यंग मेंबर्स को भी उस औरत के पीछे लगा दिया। ये तो काफी अनफॉर्चुनेट है। अगर च्योंगमुन क्लैन का होता तो मैं उसे अच्छी तरह पीट देता, लेकिन ब्योक क्लैन के एयर को हाथ भी नहीं लगा सकता। इसी बात का गुस्सा है। आप काफी परेशान लग रहे हैं। तभी अभी मैंने ये बात क्लैन हेड के साथ डिस्कस की है। ओह! च्योंगमुन रियोंग मेन हाउस से बाहर निकलता है और हम दोनों से कहता है, क्लैन हेड ने सजेस्ट किया है कि डाओइस्ट सर के साथ मिलकर हम इस प्रॉब्लम की जड़ को ही खत्म कर दें। मतलब क्या रियोंग ह्योंग? सिंपल है। हमें डाओइस्ट सर की जो लॉन्जेविटी फ्रूट की इन्फॉर्मेशन लाए हैं, उसे एल्डर्स के साथ डिस्कस करने के बाद क्लैन हेड ने डिसाइड किया है कि हम उन्हें अनकंडीशनल सपोर्ट देंगे। लगता है लॉन्जेविटी फ्रूट और उसकी एक्सेलरेटेड ग्रोथ वाली बात क्लैन हेड और एल्डर्स तक पहुंच चुकी थी। लेकिन इसका इस प्रॉब्लम से क्या लेना देना? सिंपल है, हमें डाओइस्ट सर के साथ फॉर्मेशंस रिसर्च करनी है, और हमें कोई चाहिए जो उन फॉर्मेशंस के लिए मैजिक आर्टिफैक्ट्स बनाए। च्योंगमुन रियोंग धीरे धीरे पूरा प्लान समझाता है। इसलिए क्लैन हेड का प्लान है कि उस औरत
जो आजकल क्लैन के यंग मेंबर्स के बीच हंगामा मचा रही है, उससे फॉर्मली चोंगमुन क्लैन के नाम से मैजिक आर्टिफैक्ट्स का ऑर्डर दिया जाए। अगर वो औरत अपनी वर्कशॉप में बिजी रहेगी तो हम लीगली किसी भी यंग हेयर, चाहे वो चोंगमुन, ब्योक या किसी और क्लैन का हो, जो ट्रबल करे, उसे चोंगमुन क्लैन की अफेयर्स में इंटरफेरेंस मानकर डील कर सकते हैं। हाँ, भले ही वो सिर्फ फॉर पैटर्न एक्स्ट्रॉर्डनरी पैटर्न लॉ टैलेंट हो, फिर भी वो एक हाईली टैलेंटेड आर्टिफैक्ट क्राफ्ट्सवुमन है, सैटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स देने में केपेबल है। बिल्कुल। डाओइस्ट सर की फॉर्मेशन की वजह से हम अपनी ट्रबलसम यंग जनरेशन का इशू भी सॉल्व कर सकते हैं। चोंगमुन रियोंग ग्रिन करता है और मेरे कंधे पर हाथ रखता है। अचानक मेरे दिमाग में एक सवाल आता है। मुझे पता है एक्स्ट्रॉर्डनरी पैटर्न लॉ टैलेंट वालों को आर्टिफैक्ट क्रिएशन में नेचुरल एडवांटेज होता है, लेकिन मैड लॉर्ड का टैलेंट किस लेवल का था? ये भी कोई पूछने वाली बात है। ऑब्वियसली वो वन पैटर्न एक्स्ट्रॉर्डनरी पैटर्न लॉ टैलेंट था। मैड लॉर्ड का टैलेंट तो सच में डिमोनिक था। सोचो, असेंशन गेट खुलने से पहले जैसे ही मैड लॉर्ड दिखता था, कई हेवनली बीइंग कल्टिवेटर्स भाग जाते थे। चोंगमुन रियोंग और चोंगमुन दान, शायद दोनों ने मैड लॉर्ड को देखा हुआ था, एक साथ काम जाते हैं। वन पैटर्न जितना नहीं, फिर भी फोर पैटर्न एक्स्ट्रॉर्डनरी पैटर्न लॉ टैलेंट। मैं उस कल्टिवेटर के बारे में क्यूरियस हो जाता हूँ। वेल रियोंग ह्योंग, हमें चोंगमुन क्लैन के स्टाइल में डिसाइसिव एक्शन लेना चाहिए। सीधा उसे किडनैप कर लें? हाँ, चलो जल्दी से किडनैप कर लेते हैं। क्या? मैं चोंगमुन रियोंग और चोंगमुन दान की बात समझ नहीं पाता और पूछता हूँ, ऑफिशियल ऑर्डर देने का प्लान नहीं था क्या? हाँ था, लेकिन फॉर्मेशन के मैजिक आर्टिफैक्ट्स को लगातार रिफाइन और एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा जब तक रिसर्च चल रही हो। ऐसे में क्या ये बेटर नहीं होगा कि चोंगमुन क्लैन खुद आर्टिफैक्ट्स बनवाए और एक्सपेरिमेंट्स डायरेक्टली करे? इसलिए हम उसे किडनैप करके यही आर्टिफैक्ट्स बनवाने वाले हैं। दोनों मुझे ऐसे देखते हैं जैसे प्रॉब्लम क्या है। हाँ, ये क्लैन अपनी एक्सेसिव बोल्डनेस के लिए फेमस है। आखिरकार ये वही क्लैन है जो मुझे कमज़ोर होने पर ज़बरदस्ती शादी के लिए उठाने वाला था। किडनैप करने के बाद हम उसे ऑफिशियली पेमेंट देंगे और प्रॉपर ऑर्डर भी प्लेस करेंगे। क्लैन के नाम से प्लान है, उससे कोई नुकसान नहीं होगा, बस टेम्परेरीली उसकी रेजिडेंस चेंज होगी। मैं समझ नहीं पाता कहाँ से ऑब्जेक्शन शुरू करूं और आखिरकार हल्की सी सांस भरता हूं। पहले हम उस फॉर पैटर्न एक्स्ट्रॉर्डनरी पैटर्न लॉ टैलेंट कल्टिवेटर से मिल लें और फिर उसकी ओपिनियन पूछ लें, क्या कहती हो? आखिरकार मैं, चोंगमुन रियोंग और चोंगमुन दान तीनों ब्योकरा की ईस्ट की तरफ एक फ्लाइंग आर्टिफैक्ट पर निकल पड़ते हैं, फॉर्मेशन के लिए चाहिए हुआ क्रिएटर को किडनैप करने। रुको, ये डायरेक्शन तो मुझे एक अजीब सा डेजावू महसूस होता है। डाओइस्ट सर, लगता है आप चोंगमुन क्लान के तरीके से थोड़े अनफेमिलियर हैं। हाँ, चोंगमुन रियोंग अपनी दाढ़ी सहलाता है। हम मेन हाउस के लोग चोरों जैसे बिना सोचे समझे एक्ट नहीं करते। पहले सिचुएशन ऑब्जर्व करते हैं, फिर सही तरीके से एक्शन लेते हैं। बस फर्क इतना है कि हम अपने क्लैन के प्रिंसिपल्स के मुताबिक थोड़े ज्यादा अग्रेसिव होते हैं। हम आर्टिफैक्ट क्राफ्ट्सवुमन को सिर्फ अपने फायदे के लिए किडनैप नहीं कर रहे। अभी वो औरत सिर्फ चोंगमुन ही नहीं, बल्कि ब्योक, गोंगम्यो और दूसरे क्लैन्स के हेयर्स से भी घिरी हुई है और परेशान है। हो सकता है वो चोंगमुन क्लैन के प्रोटेक्शन में रहना ही ज्यादा प्रेफर करे। चोंगमुन दान की बात सोच कर देखो तो क्राफ्ट्सवुमन के पर्सपेक्टिव से ये ऑप्शन इतना बुरा भी नहीं लगता। हमारे क्लैन के फाउंडर एंसेस्टर चोंगमुन चैंगहो ने कहा था, एक्शन लेने से पहले हमेशा दूसरे का पर्सपेक्टिव सोचो, लेकिन जब एक्शन लो तो पूरी हिम्मत के साथ लो, चाहे कुछ भी हो। समझ गया। सोचने पर चोंगमुन क्लैन का मुझे जबरदस्ती शादी के लिए उठाने का अटेम्प्ट भी पूरी तरह बुरा नहीं था। थोड़ा अग्रेसिव, लेकिन हमेशा दूसरे के पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखना, यही है चोंगमुन क्लैन। लेकिन ये डायरेक्शन, कहीं फोर पैटर्न एक्स्ट्रॉर्डनरी पैटर्न लॉ टैलेंट कल्टिवेटर वही तो नहीं? दूर से ब्योकरा की ईस्टर्न मोस्ट एरिया का स्काईलाइन दिखने लगता है। रियोंग ह्योंग, किडनैपिंग के लिए रस्सी यूज करेंगी या स्टेल्थिली? स्टेल्थिली। Chapter 98 Lotus 6 Whoosh!
चियोनसिक सिटी के साथ लगे हेवन ट्रेडिंग डेजर्ट की तेज सैंडस्टॉर्म का सामना करते हुए चियोंगमुन रियोंग और चियोंगमुन डान ने एक बड़ा सा कपड़ा लपेटा और नीचे का एरिया स्कैन करने लगे। अगर मुझे सही याद है तो यहीं कहीं वो लड़की रहती है। चियोंगमुन रियोंग की नज़र एक तंग गली पर जा टिकती है। उस गली के अंदर व्हाइट मैजिक लोटस आर्टिफैक्ट स्टोर था, एक ऐसी जगह जिसे मैं पहले भी देख चुका था। वही है। क्या सच में वही होगी? मैं हल्की सी सांस छोड़ता हूँ, सोचता हूँ अब क्या करना चाहिए। लेकिन रियोंग ह्योंग, इस गली में तो दूसरे क्लैंस के डिसेंडेंट्स भी हैं ना? हाँ, सही कह रहे हो। जैसे ही उन्होंने कहा, पूरी गली कल्टीवेटर से भरी हुई थी। कुछ लोग तो ची बिल्डिंग स्टेज के भी लग रहे थे। कितने पथेटिक लोग हैं, एक औरत के पीछे भाग रहे हैं। अब जब चियोंगमुन क्लैन आ चुकी है तो चलो इसे सबसे फ्लैम्बॉयंट तरीके से उठाते हैं। बिल्कुल। फिर चियोंगमुन रियोंग और चियोंगमुन डान शिप शेप्ड फ्लाइंग आर्टिफैक्ट से सीधा नीचे कूद पड़े, सैंडस्टॉर्म को काटते हुए। चियोंगमुन डान की गरजती आवाज़ गूंज उठी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैटर्न लॉ टैलेंट वाली आर्टिजन को हमारे मेन हाउस ने बुलाया है। हम उसे चियोंगमुन क्लैन ले जा रहे हैं। क्या? ये क्या हो रहा है? उस जोर से गूंजती आवाज पर आसपास के कल्टीवेटर्स कांप गए और आसमान की तरफ देखने लगे। मिड ची बिल्डिंग की ऑरा के सामने कोई भी खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर पाया। अर्ली ची बिल्डिंग स्टेज का एक कल्टीवेटर भी दांत पीसकर चुप ही रहा। और जैसे ही चियोंगमुन डान ने कपड़ा खोला, मैं नहीं जानता मेरी बेटी का आप लोगों से क्या काम है, लेकिन ये थोड़ा इनकन्वीनियंट होगा। रंबल! सफ़ेद स्पिरिचुअल एनर्जी की एक तेज लहर आगे बढ़ी। चियोंगमुन डान चौंक कर हाथ क्रॉस करता है, उस एनर्जी को ब्लॉक करते हुए, जो तुरंत एक विशाल सफ़ेद बाघ का रूप ले लेती है और चियोंगमुन डान और चियोंगमुन रियोंग के सामने आ खड़ी होती है। दोनों बिल्डिंग की छत पर पीछे हट जाते हैं, नीचे उस बाघ को देखते हुए। गुगो गुगो! ये लेट स्टेज जी बिल्डिंग। स्पिरिचुअल एनर्जी से बना वो बाघ भी आसमान में उछल जाता है, और जब एनर्जी बिखर जाती है तो उसके बीच से एक सफ़ेद कपड़ों में आदमी सामने आता है। सफ़ेद रोब, गले में नीली रिंग से बनी माला और कलाइयों पर कांच के जैसे कई मैजिक आर्टिफैक्ट्स। मैं गोंगमियो क्लैन का गेस्ट एल्डर हूँ, बुक जुंग हो। मुझे नहीं पता चियोंगमुन क्लैन को मेरी बेटी से क्या चाहिए, लेकिन मैं रैश एक्शंस के बजाय एक फॉर्मल रिक्वेस्ट की उम्मीद करता हूँ। गोंगमियो क्लैन का गेस्ट एल्डर, चियोनसेक सिटी का असल शासक। चियोंगमुन रियोंग और चियोंगमुन डान एक कदम पीछे होते हैं और मुझे याद आ जाता है, यही तो वो ची बिल्डिंग कल्टीवेटर था जो मुझे गोंगमियो क्लैन में रिक्रूट करना चाहता था। तो ये उसका बाप है। चियोंगमुन रियोंग शांत अंदाज में पूरा मामला बुक जुंग हो को समझाता है। थोड़ी देर सुनने के बाद बुक जुंग हो सिर हिलाकर बोलता है, तो इस वजह से तुम लोग मेरी बेटी को किडनैप करने आए थे। मैं थोड़ा नाराज हूँ, लेकिन चियोंगमुन क्लैन के लिए इसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। सच है, मेरी बेटी क्लैन के हेयर्स की वजह से परेशान है। फिर वो भौएं से कोड़कर बोलता है, लेकिन अगर मैं चाहूँ भी, मेरी बेटी चियोंगमुन क्लैन जाने से मना कर देगी। ऐसा क्यों? चियोंगमुन रियोंग हैरानी से पूछता है। बुक जुंग हो अपनी कनपटियों को मसलते हुए बोलता है, ये उसकी माँ की आखिरी वसीयत की वजह से है। उसने कहा था कि चियोनसेक सिटी में ही अपनी बेटी के लिए मंगेतर का इंतज़ार करे, जो एक टोकन के साथ आएगा। इसलिए वो शहर छोड़कर नहीं जाएगी। बिल्कुल कोई तरीका नहीं? चियोंगमुन रियोंग पूछता है। कुछ दिनों के लिए शायद मान जाए, लेकिन कई महीनों के लिए बिल्कुल नहीं। और अगर ज़बरदस्ती किडनैप करोगे तो तुम्हें मुझसे लड़ना पड़ेगा। थोड़ी देर सोचने के बाद चियोंगमुन रियोंग और चियोंगमुन डान दोनों हल्की सांस छोड़ते हैं। समझ गए। फिर हम चियोनसेक सिटी में ही मैजिक आर्टिफैक्ट्स पर काम करेंगे। डाओइस्ट सर, तुम्हारा क्या कहना है? मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। अच्छा, फिर यही सही। चियोंगमुन रियोंग नीचे गली में जमा क्लैन डिसेंडेंट्स को डांटता है। ओए तुम लोग, जिस एक्स्ट्रॉर्डनरी पैटर्न लॉ टैलेंट वाली आर्टिजन को तुम घेर के खड़े हो, उस पर चियोंगमुन क्लैन के नाम से फॉर्मल ऑर्डर आ चुका है। ये मल्टी ईयर प्रोजेक्ट है,
जो भी डिस्टर्बेंस करेगा उसे चियोंगमुन क्लैन के नाम पर सजा मिलेगी। भागो यहाँ से। ये सुनकर कई लेट स्टेज कल्टिवेटर्स नाखुशी से भौएं चढ़ा लेते हैं। तभी उनमें से एक कल्टिवेटर, जो उम्र में मेरे आसपास का लगता है, हवा में उठता है और इज्जत से झुकता है। ची बिल्डिंग के 3 महान लोगों में से एक कल्टिवेटर चियोंगमुन रियोंग से मिलकर गौरव महसूस हो रहा है। मुझे भी तुमसे मिलकर खुशी हुई। ब्योक मुन सेंग, ब्योक क्लैन का सबसे प्रतिभाशाली लेट स्टेज हेयर है ना? हाँ, शर्मिंदा हूँ, लेकिन मुझे एक बात कहनी है। अभी मैं और दूसरे लेट स्टेज कल्टिवेटर्स उसके साथ एक बेट के बीच में हैं। चियोंगमुन क्लैन का काम ज़रूरी है, लेकिन ये बेट डिले नहीं हो सकती। क्या आप थोड़ा इंतज़ार कर सकते हैं? बेट? चियोंगमुन रियोंग की भौएं सिकुड़ जाती हैं। किस चीज़ की बेट? ब्योक मुनसेंग हल्की सी चालाक मुस्कान के साथ कहता है। उसने कहा है कि अगर हम में से कोई भी उसके बनाए हुए मैजिक आर्टिफैक्ट को सही तरीके से हैंडल कर लेगा, तो वो चियोनसेक सिटी की लंबी सिक्लूजन तोड़कर उस कल्टिवेटर के साथ यात्रा पर जाएगी। क्या? चियोंगमुन डान की आंखों में गुस्सा भड़क उठता है। जब चियोंगमुन क्लैन का काम अर्जेंट है, तुम उसे यात्रा पर ले जाना चाहते हो? अर्ली ची बिल्डिंग स्टेज का ब्योक मुनसेंग पीछे हटता है। अरे नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। बस एक प्रॉमिस चाहिए। चियोंगमुन क्लैन का काम निपटने के बाद ही ट्रिप होगी। बुक कल्टिवेटर ने ऐतराज नहीं किया? चियोंगमुन डान पूछता है। बुक जुंग हो शांति से जवाब देता है। मैंने इजाज़त दी है। मेरी बेटी अपनी माँ की बातों की वजह से बहुत बंधी हुई है, इसलिए मैंने बेट जारी रखने को कहा है। और हाँ, मैं साथ जाऊंगा। चियोंगमुन डान और चियोंगमुन रियोंग मेरी तरफ देखते हैं। डाओइस्ट सर, तुम्हारा क्या कहना है? मैं ब्योक मुन सेंग की तरफ देखकर पूछता हूँ। ये बेट लगभग कितनी देर चलेगी? बस। तभी आठ व्हाइट मैजिक लोटस के अंदर से तेज रोशनी फूट पड़ती है। लगता है मैजिक आर्टिफैक्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। अगर आधा दिन इंतजार कर लो तो बेट खत्म हो जाएगी। मैं सिर हिला देता हूँ। ठीक है। चियोंगमुन डान और चियोंगमुन रियोंग भी मान जाते हैं। कुछ देर बाद मुझे स्टोर के अंदर स्पेशल फ्लक्चुएशंस महसूस होती हैं। स्पेस कंप्रेशन जैसा। शायद अंदर से जगह बड़ी है। मुझे याद आता है यांगवो के एम्परर का पवेलियन। बाहर छोटा, अंदर बहुत बड़ा। ये स्टोर खुद एक स्पेस टाइप आर्टिफैक्ट हो सकता है। थोड़ी देर बाद स्टोर का दरवाज़ा खुलता है और लेट स्टेज कल्टिवेटर्स अंदर जाने लगते हैं। हम भी बुक जुंग हो की इजाज़त से अंदर जाते हैं। हुश, वूम। स्पेस एक्टिवेट होते ही स्टोर का पूरा रूप बदल जाता है। एक बड़े प्लेटफॉर्म पर फ्लैग्स, सॉर्ड्स, मिरर्स, बेल्स, स्क्रोल्स, व्हील्स, हर तरह के मैजिक आर्टिफैक्ट्स सजे हुए हैं। और वहीं सफ़ेद कपड़ों में वो लड़की ऊपर खड़ी हम सबको नीचे देख रही है। हा, मिस बुक के मैजिक आर्टिफैक्ट सिर्फ ऑरा से ही अलग लगते हैं, ब्योक मुनसेंग तारीफ करता है। वादे के मुताबिक जो भी इन आर्टिफैक्ट्स को सही से हैंडल करेगा, मैं उसके साथ यात्रा पर जाऊंगी। चिंता मत करो, ब्योक मुनसेंग कहता है। बस स्टैंडर्ड्स बता दीजिए। वो एक बेल शेप्ड आर्टिफैक्ट उठाती है और स्पिरिचुअल पावर भर देती है। पट! नीली रोशनी फैल जाती है और एक आधी ट्रांसपेरेंट पानी की दीवार बन जाती है। उस पर 10 स्ट्राइप्स चमक उठती है। मेरे बनाए हुए हर आर्टिफैक्ट में हर 10% पावर पर एक स्ट्राइप दिखेगी। अगर कोई भी 60% से ज़्यादा पावर निकाल लेता है तो मैं मान लूंगी कि स्टैंडर्ड पूरा हो गया। हाँ, सिर्फ 60%? ब्योक मुनसेंग हंस पड़ता है। यहाँ पर इतने बड़े क्लान्स के हेयर्स खड़े हैं, क्या आपको लगता है हम 60% भी नहीं निकाल पाएंगे? कमरे में हल्की हंसी गूंज उठती है। तो फिर विनर ये होगा जो मैजिक आर्टिफैक्ट की परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा इन्हांस करेगा। गोंगमियो क्लैन का एक लेट स्टेज कल्टिवेटर हल्की सी हंसी हंसता है, लेकिन वो लड़की उसे ठंडी नज़रों से देखती है और कहती है, मुझे डर था कि 60% का स्टैंडर्ड शायद ज़्यादा हाई हो जाए और लोग क्रिटिसाइज़ करें। पर मुझे अब ये जानने की जिज्ञासा है, यहाँ मौजूद तुम लोगों में से कितने लोग मेरे मैजिक आर्टिफैक्ट्स की 20% पावर भी निकाल पाएंगे? क्या?
ये सुनते ही गोंगमियो क्लैन के उस कल्टीवेटर का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? नहीं, वो शांत पर ठंडी आवाज में बोलती है। मजाक तो शुरू तुमने ही किया था, है ना? अचानक उसका व्यवहार बदल जाता है। जो पहले नरमी और शालीनता थी वो गायब हो जाती है और उसकी आंखों में एक ऐसी तेज चमक आ जाती है जो पूरे हॉल पर भारी पड़ जाती है। तुम मेरे मैजिक आर्टिफैक्ट्स के सामने खड़े होकर ये कहने की हिम्मत कैसे कर सकते हो कि कोई भी उनकी 60% पावर निकाल सकता है? क्या तुम्हें लगता है मेरे बनाए हुए मैजिक आर्टिफैक्ट्स इतने आसान हैं? उसकी आवाज़ और प्रेजेंस इतनी भारी हो जाती है कि कई लोग अनजाने में ही सांस रोक लेते हैं। अगर तुम में से किसी ने व्हाइट मैजिक लोटस में पड़े फेलियर्स देखकर सोच लिया है कि मेरे मैजिक आर्टिफैक्ट्स बेकार या ट्रिवियल हैं, तो अभी यहीं से चले जाओ। मुझे उन लोगों से बात करने का कोई शौक नहीं जो मेरे मैजिक आर्टिफैक्ट्स की असली कीमत पहचान ही नहीं सकते। उसके ज़बरदस्त प्रेशर के नीचे गोंगमियो क्लैन का एयर थोड़ा सा कांप जाता है, फिर सीना ठोककर आगे बढ़ता है। फाइन, फिर मैं ही सबसे पहले टेस्ट करता हूँ। आखिर मैजिक आर्टिफैक्ट ही तो है, कितना खास हो सकता है? वो प्लेटफॉर्म पर चढ़ता है और एक झंडी जैसा मैजिक आर्टिफैक्ट उठाता है। कुछ पल बाद मैजिक आर्टिफैक्ट हल्की सी चमक देता है और फिर तुरंत बुझ जाता है, बिल्कुल बेजान सा लटक जाता है। क्या क्या बड़ी कॉन्फिडेंस थी, लेकिन तुम मैजिक आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट तक नहीं कर पाए। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बस फ्लैग टाइप मैजिक आर्टिफैक्ट्स का आदत में नहीं हूँ। गोंगमियो क्लैन का वो कल्टीवेटर गुस्से में इधर-उधर जाकर और भी मैजिक आर्टिफैक्ट्स ट्राई करता है, उनमें स्पिरिचुअल पावर डालता है, लेकिन नतीजा वही। कोई भी आर्टिफैक्ट ठीक से एक्टिवेट नहीं होता, सब फिजल आउट हो जाते हैं। सिर्फ एक मिरर शेप्ड मैजिक आर्टिफैक्ट, जिसके बारे में वो खुद को एक्सपर्ट बता रहा था, थोड़ा सा चमका, लेकिन एक भी स्ट्राइप नहीं बना, मतलब 10% भी नहीं। ये धोखा है। ये कैसे मैजिक आर्टिफैक्ट्स हैं? इन्हें यूज ही नहीं किया जा सकता। वो गुस्से से चिल्लाता है, लेकिन लड़की सिर्फ मुस्कुराकर कहती है, अगर स्किल नहीं है तो कम से कम तमीज तो रखो। नीचे उतरो, यहाँ एक भी मैजिक आर्टिफैक्ट ऐसा नहीं है जिसे तुम हैंडल कर सको। गोंगमियो क्लैन के एयर के आसपास से अर्थ एलिमेंट स्पिरिचुअल पावर निकलने लगती है। मैं बुक जुंग हो की तरफ देखता हूँ और धीरे से पूछता हूँ, क्या हमें इंटरवीन नहीं करना चाहिए? बुक जुंग हो बस जीभ क्लिक करता है और बाहें क्रॉस कर लेता है। ज़रूरत नहीं, मेरी बेटी के मैजिक आर्टिफैक्ट्स वैसे ही पावर ड्रॉ करना मुश्किल होते हैं, लेकिन क्वैंग! गोंगमियो क्लैन का वो कल्टीवेटर अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता और एक स्पेल चला देता है, कुरुरुरुरु। लेकिन जैसे ही स्पेल आगे बढ़ता है, वो उस पानी के पर्दे से टकराकर बिल्कुल गायब हो जाता है, जो लड़की के मैजिक आर्टिफैक्ट ने बनाया था। उस वाटर कर्टन पर 10 स्ट्राइप्स तैर रहे होते हैं। अगर कोई सही तरीके से पावर निकाल ले तो इनका परफॉर्मेंस काफ़ी ज़बरदस्त होता है। सच कहूँ तो मैं, उसका पिता होते हुए भी, सिर्फ 80% पावर तक ही निकाल पाता हूँ। बुक जुंग हो के चेहरे पर गर्व साफ दिखता है। जिस आदमी में न तमीज़ हो, न स्किल, न कैरेक्टर, वो कचरा है। अब यहाँ से जाओ। मूंग! उसके हाथ के इशारे पर कई मैजिक आर्टिफैक्ट्स हवा में उड़ जाते हैं। सब पर 10 स्ट्राइप्स चमक रही होती हैं और सब उस गोंगमियो क्लैन के कल्टीवेटर की तरफ पॉइंट करते हैं। उसका चेहरा पहले लाल, फिर सफ़ेद पड़ जाता है। आखिरकार दूसरे क्लैन के लोगों की हंसी और ताने सुनते हुए वो स्टेज से नीचे उतर जाता है। मुझे पहले से पता था ऐसा ही होगा। ये सोच भी कैसे रहा था कि मैजिक आर्टिफैक्ट हैंडल कर लेगा? गोंगमियो क्लैन में भी ये इसी बात के लिए बदनाम है। मैजिक आर्टिफैक्ट्स को ठीक से सेट करने के बाद वो लड़की सबकी तरफ देखती है और पूछती है, कोई और है? और फिर बिना किसी एक्सेप्शन के लोग एक एक करके चैलेंज करने लगते हैं। सच में एक कमाल की मैजिक आर्टिजन है। चैंगमुन रियंग अपनी दाढ़ी सहलाकर कहता है, बिल्कुल भरोसे के लायक। चैंगमुन दान भी मान लेता है। क्या ये ऑलमोस्ट मैजिक जीनियस नहीं है? लगता है कोई भी ठीक से पावर ही नहीं निकाल पा रहा।
सच में कई लेट स्टेज कल्टीवेटर्स ने ट्राई किया, लेकिन सबसे ज्यादा जो निकाल पाया वो सिर्फ 20% था। लेकिन चैंगमुन रियंग बिल्कुल इम्प्रेस्ड नहीं लगता। अच्छी है हाँ, लेकिन ऐसे मैजिक आर्टिफैक्ट्स कोई भी हाई लेवल रिफाइनर बना सकता है। अगर इससे गोंगमियो चेनसेक से कंपेयर करें, जो बिल्कुल ही वाइल्ड था, तो ये लड़की अभी काफ़ी पीछे है। चैंगमुन रियंग दूर से ही आर्टिफैक्ट्स को क्रिटिकली इवैल्यूएट करता है। इसने जानबूझकर सर्किट्स को कॉम्प्लेक्स और मुश्किल बनाया है, जबकि गोंगमियो चेनसेक के सर्किट्स सिंपल पर एलिगेंट होते थे। कॉम्प्लेक्स सर्किट से आम मटेरियल से पावरफुल मैजिक आर्टिफैक्ट्स बन जाते हैं, लेकिन क्या वही सच में अच्छे मैजिक आर्टिफैक्ट्स होते हैं, ये अलग बात है। बुक जुंगहो गंभीरता से सिर हिलाता है। आप सही कह रहे हैं, मेरी बेटी अभी एल्डर गोंगमियो चेनसेक के लेवल तक नहीं पहुंची है, लेकिन सर्किट्स को कॉम्प्लेक्स बनाने की एक वजह है। उम्मीद है आप समझेंगे। चैंगमुन रियंग सिर हिलाता है। जब तक वो क्लैन का काम ठीक से संभालती है, बस काफ़ी है। धीरे धीरे मैजिक आर्टिफैक्ट स्टोर में जमा कल्टीवेटर्स के चेहरों पर उदासी छा जाती है। 60% तो दूर की बात, 20% भी मुश्किल लग रहा था। कुछ लोग तो ट्राई करने से पहले ही हार मान लेते हैं। ये धोखा है, बिल्कुल बकवास। माहौल गर्म होने लगता है, लेकिन बुक जुंगहो, चैंगमुन रियंग, चैंगमुन दान और मैं पीछे खड़े होते हैं, जिसकी वजह से कोई ज्यादा आगे नहीं बढ़ता। तभी भीड़ को चीरकर एक आदमी आगे बढ़ता है। कल्टीवेटर बियक आगे आ रहे हैं। हाँ, अगर की बिल्डिंग कल्टीवेटर हो तो शायद वो बियक मुनसेंग होता है, जिसने सबको इकट्ठा किया था। सच में अपनी रेपुटेशन के लायक हो, वो मुस्कुराते हुए बोलता है। मैंने मिस बुक के मैजिक आर्टिफैक्ट्स देखे हैं, लेकिन ऑनेस्टली सिर्फ 60% पावर निकालना काफ़ी आसान नहीं है। वो हंसता हुआ स्टेज पर चढ़ता है और आर्टिफैक्ट्स को गौर से देखता है। अगर आप की बिल्डिंग पर हैं, तो मैजिक आर्टिफैक्ट्स हैंडल करना नेचुरल होता है। चाहे आप 90% भी कंडीशन रखती, फिर भी कम होती। फिर बियक मुनसेंग एक फ्लाइंग स्वॉर्ड उठाता है। अब मैं दिखाता हूँ की बिल्डिंग कल्टीवेटर की स्किल। उसकी प्योर स्पिरिचुअल फोर्स तलवार में दौड़ पड़ती है। तलवार चमक उठती है और स्ट्राइप्स दिखाई देने लगते हैं। 1 स्ट्राइप, 2 स्ट्राइप्स, 3 स्ट्राइप्स। वाह, ये है की बिल्डिंग कल्टीवेटर की ताकत। बाकी कोई 30% भी नहीं निकाल पाया। लेकिन स्ट्राइप्स वहीं नहीं रुकती। 4 स्ट्राइप्स, 40% हो गया। लेकिन बियक मुनसेंग का चेहरा की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती है। कितना आगे जाएगा? पाठ और ज्यादा प्योर स्पिरिचुअल फोर्स डालते ही 5वीं स्ट्राइप चमक उठती है। 50%। देखो, बियक मुनसेंग शायद स्टैंडर्ड मीट कर लेगा। लेकिन सिर्फ मैं ही नहीं, चैंगमुन रियंग, चैंगमुन दान, हत्ता कि बुक जुंगहो भी सब या तो स्मीयर करते हैं या जीप क्लिक करते हैं। साफ दिख रहा था बियक मुनसेंग स्ट्रगल कर रहा है। समझ के बिना बस पावर थूसे जा रहा है। चैंगमुन रियंग मटर करता है। मैं होता तो 70% निकाल लेता। कई लोग उसे घूर कर देखते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें याद आता है कि चैंगमुन रियंग की बिल्डिंग के टॉप 3 में से एक है, सब चुप हो जाते हैं। और फिर ब्लिंक ब्लिंक, बियक मुनसेंग का चेहरा लाल पड़ जाता है और 6ठी स्ट्राइप हल्की सी चमकती है, बस पल भर के लिए। फिर फ्लाइंग स्वॉर्ड की रोशनी बुझ जाती है। हो गया, बियक मुनसेंग जोर से बोलता है। देखा मिस बुक, मैंने 60% पावर निकाल ली। लेकिन लड़की का चेहरा बिल्कुल ठंडा रहता है। 60%? वो धीरे से पूछती है। तुम्हें पूरा यकीन है कि जो तुमने दिखाया वो सच में 60% था? स्ट्राइप्स दिखी थी ना? बियक मुनसेंग जवाब देता है। वो कुछ पल सोचती है। पूरा हॉल सांस रोके इंतजार करने लगता है और मैं झुंझलाकर बिना सोचे बोल पड़ता हूँ। तलवार ऐसे कौन पकड़ता है? स्वूश! मैं खुद चौंक जाता हूँ। जैसे ही मेरी आवाज़ घूमती है, मुझे महसूस होता है सबकी नज़रें मुझ पर टिक चुकी हैं। चियोंगमुन रियोंग की तरफ जो नज़रें जाती थीं वो रिस्पेक्ट वाली होती थी, पर जो अब मुझ पर पड़ रही हैं वो रुक नहीं रहीं, चिपक सी गई हैं।
बियोक मुन सेंग मेरी बात सुनकर मेरी तरफ देखता है। कोई भी सीधे तौर पर मुझे एक ची बिल्डिंग कल्टीवेटर को उल्टा जवाब देने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन उनके चेहरों पर साफ लिखा होता है नाराजगी। तब बियोक मुन सेंग अपने माथे का पसीना पूछते हुए बोलता है, हाँ, लगता है तुम भी मेरी ही उम्र के हो, फेलो कल्टीवेटर, पर तुम इतनी लापरवाही से बात कैसे कर सकते हो? अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो माफ़ करना, मैं शांत आवाज़ में कहता हूँ। बस आदत से बोल दिया, मैं आम तौर पर तलवार को ऐसे ही हैंडल करता हूँ। ओह! बियोक मुनसेंग की आंखों में चमक आ जाती है। तो तुम स्वॉट कल्टीवेटर हो? पर मैं, बियोक मुनसेंग, खुद को भी स्वॉट कल्टीवेटर मानता हूँ। तुम जैसे अनजान आदमी को मेरे तरीके पर कमेंट करने का हक किसने दिया? स्वॉट कल्टीवेटर? लगता है वो फ्लाइंग स्वॉट टेक्निक्स की बात कर रहा है। तो कल्टीवेटर बियोक, मैं पूछता हूँ, तुम कह रहे हो कि तुमने ज़्यादातर ट्रेनिंग फ्लाइंग स्वॉट टेक्निक्स में की है? बिल्कुल, वो गर्व से कहता है। मैं बियोक क्लैन का स्वॉट जीनियस हूँ जो ची बिल्डिंग स्टेज तक पहुँच चुका है। तुम शायद अर्ली ची बिल्डिंग में हो, तो स्वॉट की समझ में मैं तुमसे ज़्यादा आगे हूँ, है ना? तुम्हें बिना सोचे बोले नहीं जाना चाहिए। मैं चुप हो जाता हूँ। सच कहूँ तो मैं इस बात को यहीं छोड़ देने वाला था, लेकिन तलवार की समझ पर बहस मेरे सामने, मेरे सामने। मैं सख्त चेहरा बनाकर स्टेज की तरफ बढ़ता हूँ। क्या? मैं स्टेज पर पड़े तलवार नुमा मैजिक आर्टिफैक्ट्स में से एक उठाता हूँ और उसमें प्योर स्पिरिचुअल फोर्स डाल देता हूँ। देखो, तलवार वूम ऐसे चढ़ाई जाती है। जैसे ही मेरी पावर तलवार में बहने लगती है, वो चमक उठती है। स्ट्राइप्स एक के बाद एक उभरते हैं। 3, 4, 5। हाँ, 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 अगर बस इतना ही, और तब छठी स्ट्राइप उभर आती है। बियोक मुनसेंग और आसपास के सब लेट स्टेज कल्टीवेटर्स की आंखें फैल जाती हैं। एक साफ पूरी छठी स्ट्राइप। पर मैं रुकता नहीं, मैं और ज़्यादा पावर डालता हूँ। मेरी प्योर स्पिरिचुअल फोर्स बियोक मुनसेंग से काफ़ी ज़्यादा है, और सिर्फ तलवार की मेरी समझ ही काफ़ी है इस मैजिक आर्टिफैक्ट की पूरी पावर खींचने के लिए। कूम, 7वीं स्ट्राइप। बियोक मुनसेंग ऐसे घूरता है जैसे उसकी आंखें बाहर निकल आएंगी, और वो लड़की अब मुझे बिल्कुल अलग नज़र से देख रही है, गहरी दिलचस्पी के साथ। 8वीं स्ट्राइप। चियोंगमुन रियोंग और चियोंगमुन डैन दोनों हैरान रह जाते हैं। बियोक मुनसेंग के मुंह से एक बेजान सी हंसी निकलती है। 9वीं स्ट्राइप। पीछे खड़ा बुक जुंग हुओ भी चौंक जाता है और पूरी तवज्जो मेरी तलवार पर लगा देता है। और फिर कूम, तलवार मैजिक आर्टिफैक्ट एनर्जी से फट पड़ता है और आखिरी 10वीं स्ट्राइप उभर आती है। हाँ, हाँ, हाँ। बियोक मुनसेंग कुछ कदम पीछे हट जाता है। उसके चेहरे पर हार, गुस्सा और बेइज्जती सब एक साथ लिखे होते हैं। क्लैप, 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 क्लैप। वो चमकती हुई मुस्कान के साथ ताली बजाती है। कमाल है, अब तक सिर्फ मैं, जो इनकी क्रिएटर हूँ, ही इन मैजिक आर्टिफैक्ट्स की पूरी पावर निकाल पाई थी। वूं, मैं उसकी बात पर ध्यान ही नहीं देता। मैं तलवार में और ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर डाल देता हूँ। तलवार की समझ पर बात करने की हिम्मत? तो देख लो, मैं दिखाता हूँ स्वॉर्ड कल्टीवेटर का मतलब क्या होता है। तलवार के सिवा सब भूल जाओ, सिर्फ उस तलवार को महसूस करो जो तुम्हारे हाथ में है। कूम, तलवार तेजी से कांपने लगती है और 10 स्ट्राइप्स के ऊपर 11वीं स्ट्राइप उभर आती है। क्या? इस बार तो वो लड़की जो अब तक शांत थी, उसका चेहरा भी बदल जाता है। कैसे? लेकिन मैं उसकी तरफ देखता तक नहीं। मेरा ध्यान सिर्फ तलवार पर है। तलवार के अंदर सैकड़ों स्पिरिचुअल एनर्जी सर्किट्स नजर आ रहे हैं। मैं उन अननोन सर्किट्स की परवाह नहीं करता। तलवार का सार सिंपल है, काटना, भौंकना और घूम कर वार करना। सवाल सिर्फ एक है, इस टूल की ताकत को उसकी हद तक कैसे ले जाया जाए? जवाब, इसे अपने बाजू का हिस्सा बना दो। सेवरिंग माउंटेन स्वॉर्ड्समैनशिप, फर्स्ट मूव, ट्रांसेंडिंग पीक्स, पैक। जैसे ही मैं स्टांस लेकर तलवार घुमाता हूँ, तलवार पर 12वीं स्ट्राइप उभर आती है। वो लड़की पूरी तरह संभल खो देती है और तलवार को ऐसे घूरती है जैसे कोई चमत्कार देख रही हो। ये कैसे मुमकिन है? मैंने इसे कभी इतना आउटपुट देने के लिए डिज़ाइन ही नहीं किया था। 120%?
तुमने क्या किया? शायद 13, हत्ता कि 14 भी हो सकता है, मैं शांत स्वर में कहता हूँ। वो मैं अपनी प्योर स्पिरिचुअल फोर्स वापस खींच लेता हूँ, पर तलवार टूट सकती है। लगता है इस मैजिक आर्टिफैक्ट की लिमिट टूटने से पहले 120% ही है। अच्छा आर्टिफैक्ट है। मैं तलवार वापस करता हूँ और पीछे हट जाता हूँ। मेरे पास खड़ा ब्योक मुनसेंग मेरी तरफ देखने से भी कतराता है। उसके चेहरे पर हार, गुस्सा और बेइज्जती साफ दिखते हैं। दूर चियोंगमुन रियोंग और चियोंगमुन डैन अभी भी शौक में हैं और बुकजोंग हुओ मुझे ऐसे देख रहा है जैसे किसी भूत को देख लिया हो। लगता है विनर डिसाइड हो चुका है। सर, आपका नाम? वो एक पल के लिए तलवार को देखती है, फिर मेरी तरफ। मेरा नाम स ऊन ह्योन है। मुझे कल्टिवेटर स कह सकती हो। लेकिन शुरू में मैं इस बेट का हिस्सा नहीं था। पार्टिसिपेंट नहीं? वो हल्की सी मुस्कुराती है। जिस पल तुम इस मैजिक आर्टिफैक्ट शॉप में घुसे, तुम पार्टिसिपेंट बन गए थे। यहाँ मौजूद लोगों में से क्या कोई और है जो कल्टिवेटर स की तरह पावर निकाल सके? पूरा हॉल खामोश। लगता है कोई नहीं। तो जैसे कल्टिवेटर बियोक ने पहले कहा था, मैं ये अधिकार कल्टिवेटर स को देती हूँ। जो मर्जी हो। बियोक मुनसेंग गुस्से से बोलकर शॉप छोड़ देता है। कई लेट स्टेज कल्टिवेटर्स भी उसके पीछे निकल जाते हैं और चियोंगमुन क्लैन के जो डिसेंडेंट्स थे, उन्हें चियोंगमुन डैन एक कोने में पकड़कर डिसिप्लिन देने लगता है। खैर, तुमने साबित कर दिया है कि तुम मेरे मैजिक आर्टिफैक्ट्स हैंडल कर सकते हो, तो मैं ये सब तुम्हें देती हूँ। वो स्टेज पर रखे सब आर्टिफैक्ट्स की तरफ इशारा करती है। मैं उन्हें एक पल देखता हूँ, फिर कहता हूँ, माफ़ कीजिए, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं। क्या? मैजिक आर्टिफैक्ट्स यूज़ नहीं करता। जब फॉर्मलेस स्वॉर्ड जैसी चीज़ हो तो इन सब की क्या ज़रूरत? वैसे मैं कहता हूँ, कल्टिवेटर बुक, क्या आपको याद है आपने कभी मुझे पानी और कपड़े दिए थे? तुम मेरे मैजिक आर्टिफैक्ट्स को नज़रअंदाज कर रहे हो। मेरी बात से उसका मूड पूरी तरह बदल जाता है। उसे लगता है उसे बेइज्जती हुई है। नहीं, ऐसा नहीं। तुमने खुद नहीं कहा कि तुम स्वॉर्ड कल्टिवेटर हो। मेरे मैजिक आर्टिफैक्ट्स का यूज़ ना करना मतलब तुम्हें वो पसंद नहीं आए, है ना? ये क्या? मैड लॉर्ड जैसी टैलेंट होने का मतलब क्या थोड़ा पागलपन भी आता है? मैं उलझ जाता हूँ। वो गुस्से में बोल पड़ती है। रुको, अगर तुम इन फ्लाइंग स्वॉर्ड से सैटिस्फाइड नहीं हो तो मैं तुम्हें कुछ और अच्छा दिखाती हूँ। मेरी सक्सेसफुल क्रिएशंस। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं। वुश! वो पीछे के कमरे में भाग जाती है। बुक जून हुओ जीप क्लिक करता हुआ मेरे पास आता है। मेरी बेटी आमतौर पर बहुत शांत और नर्म है, पर मैजिक आर्टिफैक्ट्स के मामले में उसका स्वभाव बदल जाता है। उसे अपनी क्रिएशंस पर बहुत गर्व है, समझने की कोशिश करो। लेकिन ये रिएक्शन कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा। इसलिए क्योंकि तुम पहले आदमी हो जिसने उसके मैजिक आर्टिफैक्ट्स की 120% पावर निकाली है। उसकी प्राइड ये बर्दाश्त नहीं कर रही कि तुम उन्हें यूज़ ही ना करो। थोड़ी देर बाद वो शॉप के अंदर से लौट आती है, बाहों में तलवारों का ढेर लिए। वो सबको मेरे सामने रख देती है। हर एक से ज़बरदस्त स्पिरिचुअल ऑरा निकल रही होती है, इतनी शानदार कि सांस रुक जाए। ये मेरी सबसे पसंदीदा स्वॉर्ड मैजिक आर्टिफैक्ट्स हैं। एक उठाकर देखो, फिर फैसला करो। उसके चेहरे पर पूरा कॉन्फिडेंस छलक रहा था। उस एक्सप्रेशन को और बर्दाश्त ना कर पाते हुए मैं एक तलवार उठा लेता हूँ। वूं! जैसे ही मैं उसमें पावर इन्फ्यूज करता हूँ, मैजिक आर्टिफैक्ट शॉप के अंदर रेनबो जैसी स्पिरिचुअल एनर्जी फैल जाती है। इस बार पहले की तरह स्ट्राइप्स नज़र नहीं आती, लेकिन मुझे क्लियरली महसूस होता है मैं इस मैजिक आर्टिफैक्ट की लिमिट से भी ज़्यादा पावर खींच रहा हूँ। वो भी शायद महसूस कर लेती है। उसकी नज़रें जैसे जादू में बंध गई हों, मेरी हाथ में पकड़ी तलवार पर टिक जाती हैं। माफ़ कीजिए, मैं कहता हूँ, लेकिन मुझे सच में मैजिक आर्टिफैक्ट्स की ज़रूरत नहीं है। क्या कहा? मैं फ्लिंच करता हूँ। उसकी आंखों में एक ठंडी सी चमक फ्लैश होती है। उसकी कॉन्फिडेंट मुस्कान टूट जाती है और माथे की नसें उभर आती हैं। वो हंसी जो बिल्कुल भी हंसी जैसी नहीं लगती। एक आर्टिफैक्ट आर्टिजन का गर्व कुचलने का एहसास कैसा लगता है डाओइस्ट सीओ? तब चियोंगमुन रियोंग स्टेज पर उड़ते हुए आता है और बोलता है,
डाओइस्ट सीईओ और मैं व्हाइट मैजिक लोटस के ओनर और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैटर्न लॉ टैलेंट रखने वाली इस व्यक्ति को एक काम सौंपना चाहते हैं। जब 2 की बिल्डिंग कल्टिवेटर्स उसके सामने खड़े होते हैं, वो अपना ठंडा खौफनाक ऑरा छुपा लेती है और एक्सप्रेशन बदल लेती है। कौन सा काम? वो पूछती है। डाओइस्ट सीईओ और मैं एक खास फॉर्मेशन डेवलप करना चाहते हैं। उसके लिए हमें फॉर्मेशन मैजिक आर्टिफैक्ट्स बनाना पड़ेगा। क्या आप हमारी मदद कर सकती हैं? वो थोड़ा सोचकर सिर हिलाती है। बिल्कुल, लेकिन फॉर्मेशन डेवलपमेंट का काम काफ़ी वक्त लेता है ना? बिल्कुल, चोंगमुन रियोंग जवाब देता है। इसलिए डाओइस्ट सीईओ और मैं चियोन सेक सिटी में ही रुकेंगे और आपके साथ मिलकर काम करेंगे। इसमें शायद कई साल लग जाएं। वो सिर हिलाती है, फिर मेरी तरफ देखती है। तो फॉर्मेशन आर्टिफैक्ट्स डेवलप करते हुए मैं डाओइस्ट सीईओ के लिए भी कुछ ऐसा बनाऊंगी जो उन्हें पसंद आएगा। नहीं, सच में मुझे किसी चीज़ की। चोंगमुन रियोंग मेरी कमर में चुटकी लेता है। उसकी टेलीपैथी सीधे मेरे कान में गूंजती है। डाओइस्ट सीईओ, तुम आर्टिजन का गर्व और कितना तोड़ोगे? एक आर्टिफैक्ट रख लेने में कोई नुकसान नहीं, बस मान जाओ। ठीक है, मैं आखिरकार कहता हूँ, मैं आपकी मेहनत की कद्र करता हूँ, लेकिन मेरे पास इतने महंगे आर्टिफैक्ट्स अफोर्ड करने की स्थिति नहीं है। वो तुरंत बोल पड़ती है। तुम्हें बेट में मिले आर्टिफैक्ट्स पसंद नहीं आए, इसलिए मैं तुम्हें रिप्लेसमेंट बनाकर दूंगी। मेरा गर्व दांव पर है और कल्टिवेटर सीईओ ने मेरे आर्टिफैक्ट्स के लिए नया पोटेंशियल दिखाया है, इसलिए ये मुफ्त होगा। मैं निश्शब्द हो जाता हूँ और बस शॉप के एक कोने को घूरता रहता हूँ। वैसे भी, वो कहती है, मैं तुम दोनों के साथ काम करने के लिए उत्सुक हूँ। मेरा नाम बुक यंग वा है। मेरा नाम सियो एन ह्यून है। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। कल्टिवेटर ब्योक, हिम्मत रखो। दूसरे कल्टिवेटर्स ब्योक मुन संग को तसल्ली दे रहे होते हैं। हमारे क्लैन एल्डर्स कहते हैं कि कल्टिवेटर बुक का टैलेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैटर्न लॉ के 4 पैटर्न के बराबर है। असली डिमोनिक टैलेंट तो 1 पैटर्न से शुरू होता है। 4 पैटर्न सिर्फ एक आउटस्टैंडिंग प्रोडिजी माना जाता है, इसलिए इतना दुखी होने की ज़रूरत नहीं है ना? तसल्ली देने के लिए धन्यवाद दोस्तों। इस बार बदकिस्मती रही, लेकिन अगर फिर कोई मज़ेदार इवेंट हो तो मुझे ज़रूर बुलाना कल्टिवेटर ब्योक। फिर मिलेंगे। जैसे जैसे ब्योक मुन संग का मूड थोड़ा ठीक होता है, सब कल्टिवेटर्स अपनी फ्लाइंग आर्टिफैक्ट्स पर चढ़कर अपने अपने क्लैन्स लौट जाते हैं। बाद में अचानक ब्योक मुन संग का चेहरा गुस्से से टेढ़ा हो जाता है। बेवकूफ़, वो सिर्फ एक सिंपल 4 पैटर्न नहीं है। मैंने क्यों उन लोगों को साथ घुमा घुमाकर उसे परेशान किया? क्वांग! वो जमीन पर जोर से पैर पटकता है और दांत पीसने लगता है। मैं किसी अनजान आदमी को उसे ले जाने नहीं दे सकता। अगर मैं उसे, उस मॉन्स्टर जैसी डिमोनिक टैलेंट वाली लड़की को अपना बना लूं, तो क्लैन हेड बनना सिर्फ सपना नहीं रह जाएगा। वो होंठ काटकर एक गली में घुस जाता है। बस उसके सफ़र पर निकलने का इंतज़ार करना होगा। मेरे पास अभी भी मौका है। सर्विंग कमांड पैलेस। मैजिक आर्टिफैक्ट शॉप के अंदर के मीटिंग रूम में बुक यंग हुआ फॉर्मेशन डायग्राम देखकर चौंक जाती है। ये तो लेजेंडरी आर्टिजन की रचना है। हाँ, चोंगमुन रियोंग कहता है, हमें एक ऐसी फॉर्मेशन चाहिए जो अंदर के स्पिरिचुअल ट्री की ग्रोथ को स्टिमुलेट करे, और तुम्हें उसके लिए फॉर्मेशन आर्टिफैक्ट्स बनाने होंगे। चोंगमुन रियोंग, बुक यंग हुआ और मैं एक टेबल के पास बैठकर फॉर्मेशन पर चर्चा करते हैं। थोड़ी देर बाद वो गंभीर आवाज में पूछती हैं, क्या हम सर्विंग कमांड पैलेस में जा सकते हैं? अगर मैं वहाँ के ड्रैगन वेन्स और क्वालिटीज़ अपनी आँखों से देख पाऊँ तो सूटेबल मैजिक आर्टिफैक्ट्स बनाना ज़्यादा आसान होगा। वैसे भी, वो आगे कहती है, सर्विंग कमांड पैलेस एक ट्रेजर के रूप में मशहूर है। अगर हम उसकी पावर को फॉर्मेशन आर्टिफैक्ट्स में यूज़ कर पाएं तो उनकी इफ़ेक्टिवनेस काफ़ी बढ़ जाएगी। लेकिन चोंगमुन रियोंग सिर हिला देता है। सर्विंग कमांड पैलेस सिर्फ हर 400 साल में एक बार प्रकट होता है। अभी कई 100 साल बाकी हैं। लेकिन मुझे एक गुप्त तरीका पता है अंदर जाने का। क्या? मेरी बात सुनकर चोंगमुन रियोंग हैरान रह जाता है और बुक यंग हुआ का चेहरा चमक उठता है। कौन सा तरीका? बस मुझे अपने एक दोस्त से पूछना होगा। मैं सीईओ रान से जुड़ा हुआ कम्युनिकेशन डिवाइस निकाल लेता हूँ। दिन धीरे धीरे शाम में बदल जाता है।
मैं सियोरान से संपर्क करता हूँ और चियोंगमन रियोंग के साथ फॉर्मेशन डायग्राम्स पर चर्चा और स्केचिंग जारी रखता हूँ। बुक ह्योंगहुआ बताती है कि वो फॉर्मेशन के बेसिक मैजिक आर्टिफैक्ट्स बनाएगी और अपनी वर्कशॉप में चली जाती है। साय चियोंगमन रियोंग के साथ डिस्कशन खत्म करने के बाद मैं कुछ देर के लिए मीटिंग रूम से बाहर निकलता हूँ। इसके सवालों की कोई सीमा ही नहीं। चियोंगमन रियोंग अपनी ज्यादा जिज्ञासा के लिए मशहूर है। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? इसका बेसिस क्या है? फॉर्मेशन डिस्कशन के दौरान भी ये आदत नहीं छोड़ी। कभी-कभी उसके सवाल तीर जैसे चुभते हैं, पर साथ ही एक अजीब सी नॉस्टैल्जिया भी जगाते हैं, जैसे पुराने दिन याद आ रहे हों। जो बीत गया वो कभी वापस नहीं आता। रीग्रेशन झेल चुका होने के बावजूद भी ये सच बदलता नहीं। इन उदास ख्यालों में डूबा हुआ हूँ कि एक आवाज़ सुनाई देती है, क्लैंग क्लैंग। मैजिक आर्टिफैक्ट शॉप के अंदर बुक ह्योंगहुआ की वर्कशॉप से हथौड़े की आवाज़ गूंज रही है। बुक ह्योंगहुआ वाकई कमाल की है। मैजिक आर्टिफैक्ट्स बनाने के लिए भड़कती आग के पास खड़ी होकर वो लगातार हथौड़ा चलाती है, और ये सब एक औरत होने के बावजूद। मैं चुपचाप उसकी वर्कशॉप के पास जाता हूँ और छुपकर उसे काम करते हुए देखता हूँ। क्रीक क्रीक। वो एक फॉर्मेशन फ्लैग आर्टिफैक्ट पर बहुत ध्यान से एनग्रेविंग कर रही है, फिर नए हिस्सों को शेप करने लगती है। तब अचानक मैं उसके चेहरे पर कुछ खिलता हुआ देखता हूँ। फज्त फज्त। उसकी स्किन पर एक 4 कलर्ड पैटर्न उभर आता है। वो पैटर्न पेड़ की शाखाओं जैसा लगता है, सुनहरा, बैंगनी, हल्का गुलाबी और काला। काला और बैंगनी रंग आपस में घुल मिलकर आधा ब्लेंडेड सा लग रहा है। यही होगा फो पैटर्न। चिंगारियों के बीच 4 रंगों से सजी हुई उसकी मूर्ति, जो मैजिक आर्टिफैक्ट्स फौज कर रही है, मेरी नज़रों को बार बार अपनी तरफ खींच लेती है। इसी दौरान अचानक हमारी नज़रें मिलती हैं। आह, कल्टीवेटर सीओ, आ गए आप? मुझे आपसे कुछ पूछना था। क्या? ये देखिए, फुश। वो वर्कशॉप के अंदर और गहरा जाती है और एक बड़ा सा बॉक्स ले आती है जो मेरे सामने रख देती है। क्रीक। बॉक्स खोलते ही अंदर कई अधूरे स्वॉर्ड मैजिक आर्टिफैक्ट्स पड़े होते हैं। ये सब मैंने बनाए हैं। आपको पहले तलवारों के साथ देखकर प्रेरणा मिली। ये सब सिर्फ आधे दिन में? बुक ह्योंगहुआ कॉन्फिडेंट आवाज में आगे कहती है। ये खासकर आपके लिए हैं कल्टीवेटर सीओ। अभी पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है इस बार ये आसानी से अपनी फुल पावर नहीं दिखाएंगे। क्यों ना आप अपनी स्पिरिचुअल पावर डालकर ट्राई करें? हल्की सी मुस्कान के साथ मैं एक तलवार उठा लेता हूँ। फिर से मैं प्योर स्पिरिचुअल फोर्स चैनल करता हूँ। जैसा एक्सपेक्टेड था, तलवार चमक उठती है और अपनी डिज़ाइन लिमिट से 120% से भी ज़्यादा आउटपुट निकालने लगती है। शायद वो निराश हो जाए। उसकी उम्मीद तोड़ने का मुझे अफसोस हो रहा है। जैसे ही मैं कुछ कहने ही वाला था, क्या? बुक ह्योंगहुआ जैसे ट्रांस में हो, उस तलवार को घूरती रहती है जो अपनी सीमा से परे पावर छोड़ रही है। उसके होंठ लगातार हिल रहे हैं, मैजिक आर्टिफैक्ट्स के बारे में कुछ बड़बड़ाते हुए, और उसकी आंखें तलवार पर जमी हुई हैं। लगता है उसे कुछ नई प्रेरणा मिल रही है। तभी वूम, वो 4 कलर्ड पैटर्न फिर से उसकी स्किन पर उभर आता है। 4 पैटर्न भले ही सिर्फ प्रोडिजी लेवल माना जाता हो, लेकिन ये टैलेंट साधारण मैजिक आर्टिफैक्ट आर्टिजन से कहीं आगे लगता है। अचानक उसे उस ट्रांस लाइक स्टेट में देखकर मेरे जिस्म में एक सर्दी सी दौड़ जाती है। काले और बैंगनी पैटर्न्स जो आपस में लिपटे हुए हैं, जैसे एक होने लगे हों।